ईरान दुबई पे लगातार अटैक कर रहा है, दुबई रिटेलिएट नहीं। आपको लगता है साल भर में दुबई बिल्डअप हो जाएगा? अपने 20 साल का मेरे को ना एकदम शुद्ध देसी घी का निचोड़ दे दो। क्या तार छेड़ दिया आपने? क्या आप अलग करते हो कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में लोग रुके आपके साथ टिके? 18 महीने में करोड़पति का फॉर्मूला क्या है? आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे किसी डेवलपर के साथ लगा यार ये गलती कर दी, ये गलत आदमी पकड़ लिया? फिर सारे जवाब दे देता हूं। ब्रोकर की लाइफ में क्या पेन होता है? क्यों माइंड चेंज हुआ कि नहीं जी मैं डेवलपर भी बनूं? अब ड्रीम्स तो सर अंदर आग लगा रहे थे कुछ। आपका ढुलेरा को लेके एक्सपीरियंस क्या है? आपके बारे में पॉपुलर क्या है कि डेवलपर जो है आपके हाथ जोड़ देता है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मुरादाबाद के एक ऐसे बंदे की जो मुरादाबाद से आया, 100 स्क्वायर फीट के बहुत छोटे से ऑफिस से चालू किया, MLM से शुरुआत किया, रियल एस्टेट में एंटर किया और आज रियल एस्टेट में नंबर 1 2 3 4 नहीं है, दी ओनली वन है। ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में ऐसा तहलका तबाही मचा दी। आज 2 लाख के आसपास लगभग इनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 2000 की मैन पावर और लगभग 20 से ज्यादा ऑफिस भारत के अंदर। एक भूख थी अपने पैरों पे खड़ा होने, एक ऐसे आदमी जो इंफॉर्मेशन सुनने से पूरा होने से पहले इंप्लीमेंटेशन में लग जाते हैं, एक ऐसे आदमी जो टेस्ट में कई बार फेल हुए लेकिन हर फेल पे उन्होंने रियल बाउंस बैक किया, एक ऐसे बंदे जिनको रियल एस्टेट में आज लगभग देश में हर आदमी जानता है। उनके साथ में समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। ये कॉन्वर्सेशन एक मास्टर क्लास है, फुल अटेंशन के साथ देखना, मेरी बात सुन लो आप। ये मास्टर क्लास है। फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक होम एंड सोल HNS हनी कटियाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिनकी वीडियोस में देखता रहा हमेशा रनिंग करते हुए यूट्यूब पर और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है सर। हनी भाई पहले ये बताओ, तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा सर, आपके मुंह से तो और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू हनी भाई। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पृथ्वी भगवान ने एक ही बारी बनाई थी, बना दी, उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। जमीन वो जमीन होती है, अब दोबारा ऐड करने वाले नहीं, इसलिए लोग जमीन के बिजनेस में घुसते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में घुसते हैं। जब आप घुसे थे इस रियल एस्टेट के बिजनेस में, आपने MLM से शुरुआत करी, वहाँ टीम बनानी शुरू करी, नेटवर्क बनाना शुरू किया, वहाँ से सीखा आपने। आपकी कहानी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज हम रियल एस्टेट के इस एक एक आदमी जो टाइकून बन जाए, इस वीडियो को, ये वीडियो शेयर करने वाला होगा रियल एस्टेट वालों। जिस भी आपसे बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे, जिस भी रियल एस्टेट वाले को जानते हो, ये वीडियो पहले ही बोल रहा हूँ, आपका मन करेगा शेयर करने का। अगर देख लिया, आपसे रहा नहीं जाएगा शेयर किए बिना। आप कैसे एंटर किए, क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस से एंटर किए? मालूम था इतना बड़ा कर लेंगे? तो सर पहले मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आता हूँ। 2000 में एक जैपनीज़ कंपनी ज्वाइन की मैंने। तो वहाँ पे ना वो बड़े जैपनीज स्टाइल में ना आपके दिमाग के परखच्चे उड़ाए थे। तो वहाँ उन्होंने शायद ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। लिख लो भाई, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो उसमें उन्होंने सिखाया कि जो सोच सकते हो वो सोचो, लिख डालो उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा उन्होंने सिखाया कि अपने गोल की सेटिंग इतनी स्ट्रांग हो ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो गोल सेटिंग टस से मस ना हो। वहाँ मैंने कागज़ पे लिख दिया कि मैं मर्सिडीज, मैं तो मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पर। तो उन्होंने उसमें डांट दिया, तेरी औकात इतना सोचने की है। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ बड़ा होगा यहाँ पर। तो मैंने वहाँ बहुत ग्रो करा, टीम बिल्डिंग सीख गया, टीम से काम कराना सीख गया, नेटवर्किंग जान गया। रुपए की 4 चवन्नी बांट दो, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी और टीम में बढ़ेगा पैसा, आप ग्रो करोगे। अब करते करते सर एक मुकाम पे पहुंच गया जहां मैं 5-7 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए पहुंच गया 2006 तक। अब ड्रीम्स तो सर अंदर आग लगा रहे थे पूरे कि यार बड़ा करना है, इतने छोटे में सेटल तो होना नहीं है। कि वो जापानी ने आग लगा दी थी पूरी, और सिस्टम भी सिखा दिया पूरा अपना हिलाने के अंदर। तो मेरा एक दोस्त था, वो एकदम सेंट्रो से स्कॉडा पहुँचा। मैंने उससे पूछा तूने करा कैसे? भैया 3 लाख की गाड़ी बंदा 8 लाख पे पहुँचता है, तो 15 लाख पे कैसे पहुँचा? तो उन्होंने बताया ऐसे प्रॉपर्टी बेचता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग आ गई थी हमारे को। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम कर लिया तो आपने तो मार्केटिंग और सेल सीख ली ना, और वो तो हार्डकोर मार्केटिंग सेल्स है। कौन सा साल था ये? 2006 की बात है सर। 2006 में सपना पिक्चर हॉल में 31 मार्च की बात है। सीखा उनसे, नीचे सपना पिक्चर हॉल नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ समझा सारा बिजनेस। अब मैंने कहा साहब ये तो बहुत आसान काम है, तो कर लूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि हम जो काम करते हुए तो बहुत ही मुश्किल था। दूर दराज जाना, शहरों में जाना, काम करना, नेटवर्क बनाना, मेहनत करना, दिन रात 18 घंटे काम करना। हमारी तो वैसी परवरिश हो चुकी थी एक तरीके से। मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने जो टारगेट रखे, मैंने डे 1 बोला कि मैं 50 प्रॉपर्टी बेचूंगा महीने की। तो उन्होंने कहा तो डिफ़िकल्ट काम है। मैंने कहा आसान तो समझ में नहीं आता। तो करते चले गए सर। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। फिर 7 दिसंबर 2006 को इन्वेस्टर्स की नींव रखी 100 स्क्वायर फीट एंसल फॉर्चून मार्केट से, नोएडा से। कुछ 2 से 4 फैमिली मेम्बर से स्टार्ट किया इस चीज़ को।
और सर बड़ा बड़ा करते चले गए उस चीज़ को। टीम्स कैसे तैयार करी आपने? आप बड़े पॉपुलर हो इस मामले में कि आपने बड़ी ज़बरदस्त टीमें बनाई हैं। मतलब ये आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में हम खुद बैठ के सोचते हैं, इनकी तैयार की हुई टीम आज देश दुनिया में हंगामा मचा रही है। मैं आज इसको आपके सीक्रेट्स आ जाएं बाहर, कोई हाँ दिक्कत सर, तो नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। आज आपको थोड़ा सा ना खो देंगे हम सर बिल्कुल खुद आपके ऐसे ऐसे सीक्रेट निकालना चाहते हैं। ये क्या आपके बारे में पॉपुलर क्या है कि डेवलपर जो है आपके हाथ जोड़ देता है कि भाई अगर हन्नी भाई ने हमारा प्रॉपर्टी को हाँ कर दिया तो सब बिक जाएगा? ये ऐसी कैसी टीम्स तैयार करी आपने? उनकी रिस्पेक्ट है उन लोगों की, वो उनकी मेरे पे कॉन्फिडेंस है सर। टीम को ना बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हार नहीं माननी, ठीक है, और अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखना है। 18 महीने सर, अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे जो को टीम मेंबर्स हैं उनको मैं बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे इम्प्लीमेंट कर लो, 18 महीने करोड़पति बन जाओगे आप। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर लो, वैसे काम कर लो, तुम करोड़पति हो गए। 18 महीने बाद लिख के देता हूँ राइटिंग में, कर दो इसको इम्प्लीमेंटेशन। ये आपने विजन दिया, ये विजन दिया। लेकिन ये और सर 18 महीने में करोड़पति का फॉर्मूला क्या है? सर गोल सेटिंग हिसाब से होती है ना सर, बंदा आता है उसकी गोल सेटिंग हिसाब से करी जाती है। अब वो आ रहा है कोई बंदा 20,000 की सैलरी पे, अब वो जिस ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसे मालूम है कि मेरे इंक्रीमेंट 10% का अप्रेजल होगा, 22,000 पहुँचूंगा, 24,000 पहुँचूंगा, 26,000, 30,000, 35,000, 40,000। वो सोच ही नहीं पाता अल्टीमेटली। तो पहले सोच देनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हें सोच दे दी, उनके ड्रीम पूरे अंदर से जोड़ डाले पूरे। ड्रीम दैट द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो वो जगा दिए पूरे सर अल्टीमेटली। जिसके ड्रीम जग जाते हैं सर अल्टीमेटली वो कामयाब हो जाता है उसके अंदर। अब मेरे भी सर ऐसे ही हुआ, 2006 में स्टार्ट किया तो हमें अब बड़ा करना था। हम 100, 200, 300, 400 प्रॉपर्टी पहुंच गए। 2009 की बात है, 500 प्रॉपर्टी पहुंच गए। सेटिस्फेक्शन लेवल आ ही नहीं पा रहा। 500 प्रॉपर्टी पर मंथ पे पहुंच गए, सेटिस्फेक्शन लेवल आ ही नहीं पा रहा उसमें। टीम का साइज भी बढ़ रहा है। अब क्या हुआ कि साहब 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस बड़ा किया, बड़ा करते चले गए सर। उसमें क्या हुआ सर, देखते हर 6 महीने में आपका ऑफिस बदल जाता तो होगा। डेवलपर का ऑफिस देखते रहे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते थे, तो वो ड्रीम हो गया ऐसा ऑफिस बनाएंगे। तो हमने एक्सप्रेस वे पे सर बड़ा ऑफिस ले डाला, पूरा फ्लोर प्लेट ले ली उसकी, उसके हिसाब से डिजाइन कर दिया पूरा कि बड़ा ऑफिस ले लो लोग। अब टीमें तो इंक्रीज करनी है, तो हमने अपने औकात से बड़ा ऑफिस लिया कि अब जिससे कौन से साल में? ये सर 2008-9 की बात है। अच्छा, तपस्या बिल्डिंग सर, नोएडा एक्सप्रेस वे पर। अच्छा, 2 साल में ही कर लिया ये? हाँ सर। फिर उसके बाद 2010 में क्या हुआ सर कि और बड़ा करना है। हमारे दिमाग में तो चल रहा था पूरा फितूर। तो एक डेवलपर के पास जाके हमने 5,000 फ्लैट का MOU साइन कर डाला कि अब ये करना है। अच्छा, अभी कस्टमर नहीं था आपके पास? नहीं, हाँ सर, अब ये है कि 5,000 फ्लैट कर डाला उस चीज़ के, अब जाके सोचना है इसके लिए मेहनत कितनी करनी है। टाइमलाइन क्या था? तो टाइमलाइन 6 महीने का टाइमलाइन था। 6 महीने में 5,000 फ्लैट हमने 5,000 यूनिट हमने सेल कर दी, 1000 यूनिट पर मंथ। हाँ सर। तो वहाँ से एक और नए मुकाम पे पहुँच गए। अब इस बीच में क्या होता है सर, जब काम कर रहे होते हैं ना, तो सर जो अड़चने आती हैं बीच में, तो हमें जो लोकल से वहाँ के वो बड़े परेशान करने लगे। कोई हमारे बच्चों को पीट देता था, कोई गोली चला देता था। तो एक ही चीज़ सिखा रही टीम को सर, जो आपकी पूंछ पे रखे ना, उतनी तेज़ दौड़ो सर, उसके औकात से बाहर निकल जाओ। नॉर्मली क्या होता है सर विवेक सर, इंसान अपनी औकात के हिसाब से लड़ाई करता है। जो उसके औकात से बाहर चले जाओगे ना, वो लड़ाई नहीं करेगा आपसे, वो सिर्फ आपकी पीठ पे बातें करेगा आपकी, ठीक है। आप उससे औकात से बाहर चले जाओ। तो ये टीम को हमने सिखा रहा था। तो जो हमें छेड़ता था सर, बहुत आगे निकल जाते थे। तो इसी तरीके सर हमने फिर नेक्स्ट ईयर हमने सर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। कौन से साल में? ये सर 2010 एंड की बात है, 11 में आते आते। तब तक 6 छक्के मार चुके थे वो। तभी सर वो हमारा और अच्छा हमारे लिए हो गया सर। वो उसी टाइम पर वो मैन ऑफ द सीरीज निकल गए वर्ल्ड कप में। तो 4 चांद लग गए। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई, इन्होंने एकदम युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर ले लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से इक्विटी पार्टनर बना लिया अपने साथ। तो सर उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15 सर हमने बिल्कुल जे कर्व लिया, जो आप बोलते हो अपनी ट्रेनिंग में, वो कर्व ले लिया सर अपने लाइफ का। रुको थोड़ा, बहुत जल्दी चले गए 2015 तक। मैं टीम्स के साथ में आपने, जैसे कई बार हमारे लीडरशिप फनल में भी लोग आते हैं आकर के, CGP में लोग आते हैं हमारे, आके प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं और वो आपकी इंडस्ट्री से होते हैं। मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आज क्योंकि मास्टर क्लास आपकी है, मेरी नहीं है। अब एक ब्रोकर है जिसके पास 5-10 लोगों की टीम है और वो और ब्रोकर को जोड़ता है, मन में इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं कि मेरा एम्प्लॉय ट्रेन होकर के जाएगा, दूसरा ब्रोकर बन जाएगा, मेरा एम्प्लॉय मुझसे सीख जाएगा इन्वेंट्री कैसे आनी है, कस्टमर कैसे आना है, प्रोसेस सीख गया, अपना धंधा चालू कर लेगा, तो वही का वहीं रह जाता है लाइफ में। तो क्या आपने अलग क्या किया और क्या सुझाव दोगे? सर एक तो मैं ये बात बोलूँगा, कभी ये डर तो कभी रखना ही मत दिमाग में कि मुझसे कुछ सीख के अल्टीमेटली ये सोचो सर, अल्टीमेटली बाहर जाके वो आपका DNA लेके जा रहा है, जॉब क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री को बड़ा करेगा, और जितनी इंडस्ट्री बड़ी होगी सबका बेनिफिट होगा इस चीज़ के अंदर। और सर ओरिजिनल की कॉपी नहीं हो सकती सर, ओरिजिनल रहता है।
वो रहेगा तो अल्टीमेटली आपको सिखाया हुआ रहेगा, चाहे वो हमारे माने भी- ना माने। हमारे भी बनाए हुए बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाँ सर। कई बिजनेस कोच हमारी इंडस्ट्री में हमारी कंपनी से भी निकले, और ये बड़ी अच्छी बात बोली, ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा। अपने आप को बड़ा करते जाओ, अपने आप को बड़ा करते, अपनी औकात को इतना बड़ा करते जाओ, इतना बड़ा करते जाओ, फिर लोग खाली पीछे आपके बात करेंगे, आपके पूछे पाँव नहीं रख पाएंगे। क्या बात बोली यार आपने। कैसे आप कमीशन स्ट्रक्चर को थोड़ा अगर ब्रेक डाउन करके बताना चाहो, कैसे करते थे? आपने बोला तो 54 के 4 हिस्से करते हैं, तो थोड़ा समझाओ सर कुछ। एमएलएम में क्या सिखाया जाता था कि आपको ना टीम को ना बड़ा बच्चों की तरह प्यार करना है। उनकी गोल सेटिंग कर दो, ऐसी सटीक गोल सेटिंग कर दो उसकी। अगर आपने आज हेलीकॉप्टर खरीदना है ना, तो 4 लोगों को आपने मर्सिडीज दिलानी है आज। रुपए की 4 समझने का मतलब क्या है सर, जो आपकी टीम है, जैसे आज मैं हूँ, मेरे नीचे एक सीनियर है, उसके नीचे उसका टीएल है, उसके नीचे एक बच्चा है जो बेचारा जो सबसे ज़्यादा फीट ऑन स्ट्रीट होता है, मेहनत करता है। तो पैसा जो आ रहा है सब में बढ़ना चाहिए अल्टीमेटली, और ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो कस्टमर भी है ना, उसके साथ भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो सर ये है सर। और अभी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इन चीज़ों फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पे वो टीम टूट टूट के डेफिनेटली खराब हो जाती है। तो टूटी तो टीम आपकी भी कई बार होगी, सर ये घबराए नहीं आप इससे? सर इस चीज़ से क्या घबराना सर, जिसको आर्ट आती है सर पैसा बनाने की, या आर्ट आता है काम करने का, या जिसको मालूम है कि 0 से 100 तक का सफ़र कैसे करना है, तो उसे किस चीज़ का डर होगा सर। कभी आई थी ऐसी को बहुत बड़ी वैल्यूएबल टीम निकल गई, एक साथ ही बंदा पूरी टीम लेके निकल गया? तो सर ये टारगेट लिए जाते हैं, दोबारा से गड्ढा 6 महीने भरना है इस चीज़ को। तो उसका ये टारगेट लिया था 6 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने, 9 महीने भरना है दोबारा से। तो भर देते हैं सर। तो कैसे बढ़ते हो, मतलब क्या? सर दोबारा टीम हायर करी, ट्रेन किया, दोबारा चल दिए। तो थकान नहीं होती इसमें? अरे सर थकना मना है सर, ये तो बहुत ही मेरा तो, ये तो थकना मना है रुकना मना है, तो सर ये तो मेरा इतना फेवरेट डायलॉग है, और ये मेरे पे तो लागू होता है सर। मैंने एक बार आपके बारे में और सुना था कि आप सुबह सुबह लोगों को जल्दी उठा करके वर्कआउट कराना शुरू कर देते हो, ऑफिस पहुंचा देते हो। सर मैं पहले क्या करता था कि मैं जो कोर टीम मेंबर थी ना, तो उनसे मैं मीटिंग ना कई बार तो स्टीम रूम में करता रहा। जैसे हम वर्कआउट करने आते रहे, और गोल्ड्स में आते रहे, 2008 की बात है, 7-8 की बात है, तो वहाँ पे डॉट 6-6:30 पहुँचना होता था, और 7:30 बजे हम स्टीम रूम में अपनी कोर मीटिंग कर रहे होते थे। स्टीम रूम में? हाँ सर। स्टीम लेते हुए? हाँ सर। आपकी मीटिंग चल रही है? हाँ, अंधेरा हो रहा है, पूरा बातें कर रहे हैं वहाँ पे पूरी हम्म। चल रहा है सर। और सर सुबह के टाइम में दिमाग में तेज दौड़ता है सर। आप मॉर्निंग उठो सर, ठीक है, और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचो सर। दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, और ये सोच रहे हो कि कैसे से आगे लेके जाऊँ, ठीक है, और वो आइडियाज़ आपस में शेयर कर रहे हो अपनी कोडिंग के साथ। दबा के इतने सुंदर आइडियाज़ आएंगे सर आपको। और एक जो एक इंसान है जो आके मिलता हुआ पहुँच रहा है 10 बजे ऑफिस, 11 बजे, सर उससे तो वैसे ही बहुत आगे निकल चुके हैं आप। तो आपका जो फर्स्ट हाफ है इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो सेकंड आपको और प्रोडक्टिव करा लोगे आप। आज आपकी कुछ टीम से मैं मिला जो 10-10, 15-15 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं। कुछ आपके कोर मेंबर्स हैं पुराने जो आपके साथ बहुत सालों से हैं, जिनकी एजिंग है आपके साथ में, एक बॉन्डिंग है आपके साथ में। तो क्या आप अलग करते हो कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री में लोग रुके आपके साथ टिके? सर मैंने तो बोल रहा हूँ ना कि बच्चे से ज़्यादा प्यार करो उनको। सर उनको बच्चे से ज़्यादा प्यार करो, आप उनके साथ रहो सर, उनके लिए उनके साथ कंधे कंधा मिला के काम करो सर आप। सर लोग क्या करते हैं ना, पैसा कमाने के बाद ना 36,000 फुट पे बैठ के भेड़े चराते हैं। जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है मुरादाबाद में, ऊँट पे बैठ के भेड़े नहीं चरानी चाहिए, उतर के साथ में ना गडरे की तरह, तब साथ में रहो उसके, तुम्हारे साथ रहेंगी ज़िंदगी भर। बहुत खूब, क्या बड़ी बात बोलते हो आप यार, आपकी बातों में बड़ी गहराई होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप चल रहे थे इस समय इस फेज़ में, मैं अभी आगे आता हूँ, उसके बाद आप डेवलपर भी बने आप, पर पहले मैं एक सवाल इसको अलग तरह से करता हूँ। भाई जिस इंडस्ट्री में आपका नाम हो गया, ब्रोकर्स की इंडस्ट्री में, आप सबको समझ में आता, आप इंडिस्प्यूटेड भारतीय कंपनीज के अंदर भारत में सबसे बड़ा काम आपने किया, तो ये क्यों माइंड चेंज हुआ कि नहीं जी मैं डेवलपर भी बनूंगा? डेवलपर तो बहुत है देश में, ये माइंड में कैसे आया विचार, ये कहाँ से है, वो क्या चेंज था ऐसा? सर इसमें एक और बात बोलूँगा कि औकात के हिसाब से सपने दिखाए जाते हैं। शायद रिक्शा वाले को सपना आता हो कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ, ऑटो रिक्शा वाले का तो शायद मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाऊँ, ड्राइवर बन जाऊँ तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मेरी हो। अब सर मेरे को डेफिनेटली सपना ऐसे इंडस्ट्री का हूँ, तो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जहाँ मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऐसी बिल्डिंग मैं बनाता हूँ, आइडियाज़ आते हैं वहाँ देख के बार बार। तो 2015 में सर मैंने ऐसी होम एंड सोल HNS स्टार्ट करी सर। वहाँ पे बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये HNS नाम मैंने पहले सुना था, मैं सोचता था कि ये दो भाई हैं, हन्नी एंड सन्नी है तो ये होम एंड सोल सर अल्टीमेटली। तो कई बार लोग ये सोचते हैं हनी एंड साक्षी है, हनी एंड सोनिया है, मेरी सिस्टर नाम है सोनी, S से स्टार्ट होता है, तो फिर होम एंड सोल नाम है इसका, मेरे गुरुजी ने नाम दिया था इनफैक्ट ये। और ये शुरुआत की 2015 में। इसमें सर बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट करे हमने, और समय के हिसाब से बहुत आगे थे वो, 4 साल 5 साल 10 साल आगे थे। जिससे पहले ब्रांडेड रेसिडेंसीज एफ प्रीमियर फैशन के साथ हमने टाइप करा। मिशेल आडम उसके जो ओनर थे, उन्होंने आके इनॉग्रेट करा उसको यहाँ पर आके, जो अब जाके डिलीवर्ड हुए हैं एट जमुना एक्सप्रेस वे। मैं इस पे आता हूँ,
एक रियल एस्टेट का जो ब्रोकर है जिसकी बड़ी टीम है, आज तक आपका सबसे बड़ा टीम साइज क्या रहा होगा? 500-600 500 600 जो एक इंडिविजुअल टीम मेंबर जो है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, जो आपका टोटल रियल एस्टेट में आपका जो टीम साइज रहा है ब्रोकर्स का साथ में। सर मेरे साथ 2000 लोग एज इन्वेस्टर्स लेंगे, बाकी ब्रोकर डीलर नेटवर्क अलग से है बाहर का। अलग से, तो ये आपके पेरोल पे है 2000 लोग? 2000 लोग सर इन हाउस हैं जो कि मेरे हिसाब से काम करते हैं। हम जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। जब आपने एक नाम बिल्ड किया रियल एस्टेट में, मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट वर्दिनेस लॉन्ग टर्म में। एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मेरी आपकी मुलाकात बड़ी वायरल हुई थी कहीं पे, जहाँ पे हम बैठे थे और वो बात हो रही थी, हाँ जी, सूप। तो उस समय हम 30,000 स्क्वायर फीट की एक प्लेट का ऑफिस लेना चाह रहे थे नोएडा में। तो वो डेवलपर साहब ने सूप खत्म नहीं किया 1 घंटे की मीटिंग में। एक्चुअली पीना भी शुरू नहीं किया, लेकिन 7-8 बार कमिट कर दिया, अभी सूप खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ। मैं कहा था भाई जो सूप की 7 कमिटमेंट करके सूप खत्म नहीं किया वो बिल्डिंग कैसे खत्म करेगा, कंप्लीट करेगा? तो आज भी उनके शायद कुछ बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हुई पाई, वो अपने फंसे। लेकिन जब आप किसी के साथ काम करते हो और अगर डेवलपर ने कोई गड़बड़ करी तो उसका इम्पैक्ट भी आप पे आता है, क्योंकि कस्टमर आप पे भरोसा करके आ रहा है, इन्वेस्टर आप पे भरोसा करके आ रहा है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे किसी डेवलपर के साथ लगा यार ये गलती कर दी, ये गलत आदमी पकड़ लिया, इसका माल गलत बेच दिया, हम फंस गए यार? सर ये ना कई बार 2016 से 18 से पहले कई बार ऐसा हुआ, जब रेरा नहीं आया था। तो वैसा कई बार ऐसा हुआ कि हमसे बहुत गलतियाँ हो गई उस टाइम पर। पर डेफिनेटली आफ्टर रेरा ना सर ये चीज़ें बहुत मिनिमाइज हो गई हैं सर। पर आज भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि क्या होता है सर, एक ब्रोकर कम्युनिटी क्या है सर, इसमें ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि हमें किसी काम करने के बाद ना मेहनताने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बार। ठीक है, तो ये कई बार होता है, फिर लगता है गलती कर दी है करके कि इतनी मेहनत करे गलत कर दिया। इसके बाद क्या होता है सर, कई बार कि हमने मेहनत करी और गाड़ी स्टार्ट कर दी, और जो पिक्चर में दिखाते हैं ना गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, अब तो लगा था गाड़ी मैं चलाऊंगा, उतार के हमारे को कि अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम चलाएंगे गाड़ी को। तो ऐसा भी हुआ है सर। लगभग कितने ब्रोकर होंगे जो आपके साथ में कनेक्टेड है, जिनके थ्रू आप माल बेचते हो? सर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आपके सामने जो 2 आंखें दिख रही हैं मेरी आपको, इस 2 आंखों ने 2,500 प्रोजेक्ट्स प्लस सेल करे हैं और 700 प्लस डेवलपर के साथ काम किया है। 700 प्लस डेवलपर के साथ किया है। लास्ट 2 डिकेड में इस प्लानट पे शायद दूसरी आंखें ना मिले आपको इतने प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली। ठीक है, तो इतना काम किया हुआ है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द काम वो सारा जो इन हाउस टीम है उनके बलबूते पे करा गया है। ठीक है, जो स्पिल ओवर कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो बाहर आ गया, मतलब तो 20% या 25% होगा, पर मैक्सिमम काम जो है उनके बलबूतों पे, उनके कंधों पे करा गया है। उनमें इतना ज़्यादा भरोसा रहता है सर कि उनको बोलते हैं सुबह 7:30 बजे आपको साइट पे पहुंचना है, तो 500 लोग सुबह साइट ऑफिस के बाहर खड़े होंगे या 1000 लोग साइट ऑफिस के बाहर खड़े होंगे। 16 घंटे काम करना, तो 16 घंटे वो काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो सर ज़ीरो डिपेंडेंसी है मेरी आउटसाइड वर्ल्ड पे। आप अगर मुझे बोलोगे आज ना, आप एज डेवलपर बैठे हैं कि मुझे कल सुबह प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ये टर्म शीट रही, साइन कर दिया इस चीज़ के अंदर, तो मैं रातों रात या उसी टाइम मैं ड्रोन शूट कराता हूँ। वो इन हाउस टीम है, उसका क्रिएटिव बन जाएगा, सारी मार्केटिंग प्लान हो जाएगी, उसकी सारी पीपीटी तैयार हो चुकी होगी, सब कुछ उसकी जो वायरल करना है कल सुबह कंटेंट है, सारा कुछ इन हाउस हो जाएगा। मैं कल सुबह उसे लॉन्च करता हूँ 6 बजे 7 बजे। तो अच्छा, आपने मार्केटिंग टीम भी पूरी सब कुछ इन हाउस, सारा कुछ इन हाउस, क्रिएटिव सारा की कॉन्सेप्ट भी होगा, क्रिएटिव डिजाइन सब कुछ इन हाउस है। जीरो डिपेंडेंसी आउटसाइड वर्ल्ड पर। आज अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, 20 साल तो हो गए, 2006 से 26 मानता हूँ मैं जर्नी। आज अगर आपको कोई डेवलपर फाइनल करना है कि मैं इसका माल बेचने को तैयार हूँ, डेवलपर्स को आप पे बड़ा भरोसा है यार, इन्वेस्टर क्लिनिक आया, मेरा माल बिकना ही बिकना है, आप क्या 2 4 5 चीज़ें देखते हो, क्या पैरामीटर है यार, इस डेवलपर के साथ काम बिल्कुल नहीं करूँगा, इसके साथ जरूर कर सकता हूँ? सर एक्चुअली क्या है, एक डेवलपर का रिपोर्ट कार्ड ना 10 साल में बनता है सर। ठीक है, कि वो आता है, उसके बाद परफॉर्म करता है, कुछ डिलेज भी होते हैं, सीखता भी है चीज़ों के अंदर। 10 साल में रिपोर्ट कार्ड सामने आया था। 10 साल के बाद तो बहुत अच्छी जर्नी हो जाती है, हमें पता लग जाता है क्या चीज़ करनी, क्या चीज़ नहीं करनी। उससे पहले हमारे खुद के पैरामीटर्स है साहब, इनके साथ काम करना था, इसको मैकेनिज्म करना पड़ेगा, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है वो चेक करना होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, इनकी सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन, वो तो अब बिकॉज ऑफ रेरा बहुत आसान हो चुका है। तो वो सब चीज़ें हैं सर नॉर्मल। और सर सबसे पहले एक और चीज़ हम चेक करते हैं कि जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, वो उस डेवलपर के लिए क्या कहते हैं। उससे सर 99% चीज़ें तो वहीं से पता लग जाती है सर। समय लगाते हो डेवलपर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? 100% सर, क्योंकि सर अंडरस्टैंड करना है सर, एक तो हमारी टाइम एनर्जी लग रही है, क्योंकि मेरी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि मैं कुछ छोड़ के काम करूँगा ना, मेरे लोग खाली तो बैठे नहीं है, मैं कुछ छोड़ के काम करूँगा। तो मैं ऐसे इंसान का काम छोड़ रहा हूँ जहाँ मेरे काम चल रहा है और मैं चलते हुए काम को छोड़ के दूसरी जगह जाऊँ,
ठीक है, और वहाँ एक नए बंदे पे दाव खेलूँ तो उसके लिए भी बैकग्राउंड चेक तो चाहिए होगा ना सर। तो कहीं ऐसा हुआ कि यार ये हमने देखो मैंने कहा था ना ये डेवलपर के साथ काम करने का बड़ा फ़ायदा हुआ और प्रोजेक्ट में आपको फ़ायदा भी हुआ, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा है? सर ऐसे ना बहुत सारे किस्से हैं। जब थोड़ा हम हवा में था ना बिल्कुल, 2012 की बात है, तो क्या हुआ कि मैं तो ड्रीम्स आता मोस्ट पावरफुल एनर्जी उस पर काम कर रहे थे, तो हम अब डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे थे, तो ऐसे ही हम एंटर करें एक डेवलपर जो फादर ऑफ ऑल कंपनीज है, बहुत बड़े डेवलपर, तो उनके एमडी साहब से मीटिंग फिक्स हुई 5 मिनट की। मैंने कहा यार ये क्रैक कर लिया ना तूने, तो सब कुछ क्रैक कर लिया, नहीं बस ये काम मिल जाए हमारे को तो ठप्पा लग जाएगा बिल्कुल, कि ये एक्सक्लूसिव नहीं थे किसी को। तो मेरे साथ निशान भाई थे, दोस्त थे मेरे, तो वो गए मीटिंग में बैठे, बोले हमें एक मैम ने मिलवाया, उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपने जो बोलना बोल लो, उससे ऊपर टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो हमने एलिवेटर पेज में तो माहिर है कि हमें को लिफ्ट में मिल जाता है, मालूम है कैसे क्लोज करनी है ऊपर तक जाते जाते। तो मैं 5 मिनट गया, तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद बोला सर कि आपके ये प्रोजेक्शन मुझे एक्सक्लूसिव दे दो, मैं भेज देता हूँ उसे सारा, 3 महीने का टाइम ले लो, 6 महीने जो लिखना है आप लिख लो, मैं सेल करके दे देता हूँ सर इसको, जो टाइम पीरियड आप बोलो उसमें मैं अचीव कर देता हूँ उसको। तो उन्होंने बोला कि ये तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कर लेगा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कर लेगा इस चीज़ को, मुझे तेरी कंपनी या तेरी ज़रूरत ही नहीं है इसमें, हमारी बड़ी गोहट हुई इसके अंदर। तो फिर एकदम हमने छूटते रिप्लाई करा सर कि जो आपके टॉम डिक एंड हैरी नहीं बेच सकते तो ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दो सर हमारे को। कहते ठीक है, हैदराबाद में 1000 इन्वेंट्रीज है हमारी टीम जो है असफल रही बेचने में उसको, आप बेच लो उसको। तो मैंने कहा ठीक है डन सर। तो कह रहे कितने टाइम में बेचोगे? मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कह रहे 6-7 महीने बेच दो आप, 6-8 महीने में। तो वो निशान में मुझे कूनी मार रहे थे, तो मैंने कहा हाँ कर दिया। तो मैं आया अपनी स्ट्रैटेजी टीम के साथ बैठा, स्ट्रैटेजी टीम के साथ बैठा तो पता लगा बहुत फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है वो। तो वहाँ पर ना अभी 5 साल के बाद चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, कहीं रोड पास होनी है, कहीं कुछ आना है, कहीं कुछ आना है, कहीं एयरपोर्ट आना है, तो ऐसे हम देखते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक है, तो अभी तब जाके इसमें जो है हैबिटेट होगा एरिया वो। तो मैंने अब तो बोल कर आ गए इसके अंदर। आप सब उसी एमडी के साथ लंच मीटिंग तय हुई हमारी 3 महीने बाद। उन्होंने लंच में बुलाया और मेरे को पहला चेक दिया 6 करोड़ रुपए का। बोला ये तूने करा कैसे? 1000 प्लॉट जो है जहाँ तुझे 8-9 महीने टाइम थे, तू 2-3 महीने बेच कर आ गया, तूने करा कैसे? मेरे इतिहास में इतना बड़ा इतिहास है हमारी कंपनी का, तू पहला ब्रोकर है, इसको पहला चेक 6 करोड़ दे रहा हूँ और इसका बैठ के लंच कर रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच दोनों चीज़ों के लिए। बोले ये इतनी सी बात बता, तूने ये काम करा कैसे? तूने ये हैदराबाद में जाके बेचा कैसे? तो मैंने कहा साहब मैं हैदराबाद से मैंने सिर्फ वो मैप में देखा है कहाँ पर है, मेरे को पता लग गया क्या चीज़ है, मैं टीम को भेजता हूँ वहाँ पर, उनकी टाइम एनर्जी वेस्ट होती बहुत सारा। तो मैंने बहुत सिंपल से एक काम करा सर, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, इतना बड़ा ब्रांड है आपका, इतना बड़े प्रोडक्ट बनाते हो आप, मैं सिर्फ उनको अप्रोच किया, सिर्फ उनके पास गया और उनको बताया सर ये गुल्लक में रख के भूल जाओ पेपर इसके, लेके प्लॉट की इसकी प्लॉट थे सर वो, इसकी रजिस्ट्री कराओ, 5-7 साल 10 साल के लिए भूल जाओ इस चीज़ को। भाई इतनी बात बोली सर, सब आप तो खतरनाक ट्रस्ट था उनका, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी सर, मैंने कुछ मेहनत वाला काम दे दिया मुझे। कह रहे ठीक है, तो उन्होंने जाते जाते मुझे इंदौर का प्रोजेक्ट और दे दिया। बेसिकली वो गुड़गांव का ब्रांड था और उसको हैदराबाद में बेचना मुश्किल था, तो आपने गुड़गांव के ही कस्टमर्स को उनका हैदराबाद का प्रोजेक्ट बेच दिया। 100% सर, वो बहुत बढ़िया था सर। अब सर मैं आज आईफोन कोई प्रोडक्ट लेकर आएगा तो मैं आईफोन यूजर्स को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकता हूँ। हाँ, तो जो राइट कंज्यूमर बेस है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हाँ को। सर, फैन फॉलोइंग है ना सर, अल्टीमेटली क्या है, मुझे मालूम है मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो मेरे को उसको बेचना बहुत आसान है, रादर कि मैं एंड्रॉइड को टच बेस करूँ। नहीं मैं पकड़ते हैं आपको थोड़ा 2016 तक आप पहुंच गए थे। 2016 में मेरे को याद आ रहा है कि रियल एस्टेट की मार्केट एक टफ फेज से गुजरी थी। वो टफ फेज में काफ़ी डोल ड्रम्स थे, ट्रस्ट भी लो था और मार्केट भी स्लो था। और ये जब ट्रस्ट भी लो है, मार्केट भी स्लो है, तो आपने उस फेज को कैसे काटा? सर 16-17 मतलब 16-17-18 मैं कहूँगा ये ब्लैक ईयर्स थे सर रियल एस्टेट के। ब्लैक ईयर्स, ब्लैक ईयर्स ऐसा क्यों कहेंगे आप? उसमें ना सर क्या हुआ कि नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर रेरा, एनसीएलटी, सर बैक टू बैक ना बिल्कुल हड्डी पे वार हो रहा था कमर की बिल्कुल, और संभल नहीं पाया सर, ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए आसपास। तो टीम को सर एक बात बोली सिर्फ अपनी कि इस समय सिर्फ टेस्ट मैच खेलो, विकेट बचाओ अपने, विकेट बचा लोगे ये परमानेंट तो है नहीं चीज़ें, ये सेटल होंगी, इसके बाद तो दोबारा T20 खेलेंगे ना, कभी भी कोई भी एक ओवर अच्छा मिल जाएगा काम कर जाएंगे अपना, तो इस समय सिर्फ विकेट बचाओ। तो सर मेरी सर 2000 लोगों की टीम ना 250 रह गई थी जो विकेट बचा सकते थे, तो 250 लोग रह गए थे।
जो बेचारे वो 250 लोग भी ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे थे कि वो जो लोग छोड़ के गए बेचारे वो भी ऐसे थे कि उन पर कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, सेल्स ही नहीं हो पा रही थी। और सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सेल नहीं होती थी, एक सर्टेन आपका परसेंटेज सैलरी में कटता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट था। ट्रस्ट इश्यूज बहुत आ गए थे मार्केट के अंदर कि साहब डिलीवरीज नहीं हो रही थी, तो अब जो कस्टमर बेस था वो भी, अब जब डिलीवरी नहीं हो रही तो उसका कहाँ से वो बाय करेगा उस चीज़ के अंदर। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था इंडस्ट्री का। तो सर उसमें सिर्फ टेस्ट मैच खेला सर। फिर सर T20 खेले 2018 में आए सर। एक डेवलपर थे सर, उसमें क्या हुआ उनका कि उनकी बिल्डिंगें खड़ी थी, अनसोल्ड इन्वेंट्री थी कुछ उसके अंदर, और कुछ उनकी बिल्डिंगें बननी थी अभी हज़ारों की तादाद में। जो उनकी बिल्डिंग खड़ी थी उसमें बहुत सारे ना ऐसे थे जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने उसको ना ऑक्यूपाई नहीं करता यूनिट्स को, और जो बिल्डिंगें बन रही थी गड्ढे बनना स्टार्ट होती वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे शायद। तो क्योंकि इतना मार्केट हिल चुका था, उसमें क्या है कि जब गेहूँ के साथ गुड़ में पिसता है ना, तो उनके साथ वो चीज़ हो रही थी। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया नंबर 1 डेवलपर्स भी देखे हों डेली एनसीआर के। तो मैंने एक स्कीम सजेस्ट करी उसके अंदर कि साहब ये जो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, इनका सारे घर जो हैं वो रेंट पे आप ले लो एज अ कंपनी। 1000 मिले, 200 मिले, 500 मिले, 2000 मिले। इससे एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि साहब ये ना मार्केट से रीसेल में से हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि रीसेल से हट गए तो मेरे को फ्रेश माल आपका बेचना आसान होगा, और जो फ्रेश माल सेल करूँगा उनसे कह दूँगा साहब आप यहाँ ही अपना फ्लैट ले लो, दूरबीन से जो रेंट पे आपने ले रखा है यही फ्लैट उनको दे दो, और दूरबीन से बनता हुआ देखो अपना घर को। क्योंकि इससे क्या होता है, जब मैं घर लेता हूँ कहीं रेंट पे ना आसपास लेता हूँ जहाँ पे मेरा घर बन रहा हो, क्योंकि मेरा इकोसिस्टम उसके आसपास होता है। बच्चे का स्कूल हो गया, बीवी का अपना काम पे जाना हो गया, अखबार वाला हो गया, दूध वाला हो गया, 10,000 चीज़ हो गई, गाड़ी धोने वाला हो गया, तो इकोसिस्टम उसके आगे बिल्ड हो जाता है। तो बंदा सोचता है इसके आसपास ही घर ले लूँ, तो वहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आना था सर। तो ऐसे करके सर वो मार्केट में सर ब्लास्ट कर गया वो चीज़। वेरी गुड। 5,500 फ्लैट, जहाँ सर 50 फ्लैट नहीं बिक रहे थे महीने के, 5,500 फ्लैट बिक गए थे एकदम एक समय में। एक 6-8 एक साल के अंतराल में। एक इवेंट कराने सर जो हमें उम्मीद नहीं थी, 2 दिन का इवेंट, 25,000 कस्टमर्स आए सर उसके अंदर, 25,000। तो वो वहाँ से बाउंस बैक कर लिया सर एज इन्वेस्टर्स क्लिनिक। फिर दोबारा सर जैसे ही खड़े ही हुए थे तो सर कोविड आ गया 2021 का, तो उन्होंने आके थैंक यू बोल दिया, चलो घर बैठो जाके। तो सर कोविड स्टार्ट हो गया। वापस लेके चलता हूँ आपको 2016 पे हनी भाई। 2016 से 18 जिससे मैं आपने बोला यार कि अभी इस समय टेस्ट मैच खेलते हैं, विकेट बचाते हैं, टीम साइज़ भी कम हुआ, डेवलपर डिफ़ॉल्ट कर गए, मार्केट में डिलीवरीज बहुत डिले हो रही थी। देख रहे थे पैंडेमिक आते आते ये प्रॉब्लम्स कई दफ़ा हुई। यहाँ पे हो सकता है, देखो कुछ तो आपने बताया उस समय GST भी आ गया, रेरा भी आ गया, कंप्लाइंसेस भी बढ़ गए, डिमोनेटाइजेशन भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे आकर के पड़ी सर पे। डेवलपर क्या गलतियाँ कर रहा था, आज डेवलपर क्या गलती कर जाता है? मान लो, क्योंकि रियल एस्टेट में ये वीडियो आपसे कह रहा हूँ भाई, ये वीडियो आपको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में सबको शेयर करना है। डेवलपर क्या गलती कर जाता है, किस चीज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए? पहले शुरुआत करते हैं 2016 से पहले क्या होता रहा। सबको ठीक चल रहा था। अब सर उसके बाद क्या है कि जब आप कुछ ही अचीव करते हैं ना, आपके ड्रीम्स और बड़े हो जाते हैं किसी की भी। मतलब आपने कुछ ही अचीव कर लिया, आज कोई गाड़ी अचीव कर ली, घर कर लिया, वो यार बड़ा लेना है उसके बाद, अगर आप एक ड्रीमर हो तो जो डेवलपर्स भी थे ना सर, वो हमारे बहुत जुझारू डेवलपर्स थे सर। मैं आपने नेगेटिव साइड पूरी दुनिया ने देखी है सर, मैं पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सुनता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ। सर एक बच्चा आता है US से, वो कहता है मैं टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाऊंगा इंडिया की, ठीक है, मैं डिस्नी लेकर आऊँगा यहाँ पर, मैं आरमाई लेकर आऊँगा यहाँ पर। एक डेवलपर कहता है कि मैं साहब मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए घर बनाऊँगा, तादाद में घर बनाऊँगा, फैक्ट्री लगाया था उसके लिए यहाँ पर, बाहर से लेकर टेक्नोलॉजी यहाँ की फैक्ट्री लगाया था इसके अंदर। एक कहता है साहब मैं मोटर रेसिंग ट्रैक बनाऊंगा, वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दूंगा अपने हिंदुस्तान को। सोच तो सर ये दुबई की भी थी ना, बैंकरप्ट तो सर बुर्ज खलीफा भी हुआ था बनते हुए। उनके इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट को ना सपोर्ट कई बार चाहिए होता है, वो साल सपोर्ट नहीं कर पाए सर। जो चीज़ें हुई ना बैक टू बैक 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो सर वो साल सपोर्ट नहीं कर पाया सर उनको। अगर वो साल सपोर्ट कर जाते सर, तो एक ने अगर ड्रीम देखा है ना सर, तो अगर बुर्ज खलीफा बन रहा है तो सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि मैं उससे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाऊंगा, तो सर होड़ लग जाती है आपस में। अब सर लोग सपने देखने से डरते हैं इस टाइम पर, ठीक है, कि कल क्या हो जाए एकदम इस टाइप से। तो वो चीज़ है सर। तो मैं इनके पॉजिटिव चीज़ भी दिखा दूँ सर चीज़ के लिए, कि कोई ये नहीं सोचता सर आज की डेट में कि 40 साल पुरानी कंपनी की मैं 40 साल बाद जो है वो हमारा बिजनेस अंदर है, जलंधर है सर, कि मैं 40 साल बाद अंदर जाऊँगा, ठीक है, तो मैं कोई 20 साल बाद
कुछ ऐसी गलती हो जाएगी मैं, तो उनका सर सपने देखे सर, सपोर्ट नहीं मिल पाई, उन सालों की सपोर्ट नहीं मिल पाई, या कुछ भी बोल रहे हो आप इस चीज़ को। नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कमजोर रहा, आप ऐसा बोल रहे हो। आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करने की कोशिश भी करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो नेगेटिव दुनिया ने देख ली। मैं ऐसा करता हूँ, समस्या से समाधान पे ही आता हूँ, क्योंकि अगर लर्निंग नहीं मिली तो फिर वीडियो में उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। मेरे को आपसे लर्निंग निकालनी है अभी आपसे। डेवलपर ऐसा क्या ना करे, ऐसी क्या गलतियों से बच के रहे, ताकि वो अपना सेफ साइड होकर के अच्छा प्रॉफिटेबल एक्सपैंड कर सके बिजनेस स्केल करते वक्त। मेरे ख्याल में जब आपने बोला कि मैंने 700 डेवलपर, आपने बोला काम किया, 700 प्लस डेवलपर्स। 700 प्लस डेवलपर का काम किया। अब 700 प्लस डेवलपर में अपने अंदर बाहर बहुत कुछ देखा होगा, उनके साथ बैठे भी होंगे, खाना भी खाया होगा, घूमे भी होंगे, ट्रैवल भी किया होगा, उनके साथ परचेज भी करी होगी, उनके साथ डील्स भी करी है, एमओयू साइन भी किए हैं, कुछ सक्सेस भी हुए, कुछ ज़्यादा सक्सेस हुए, पर कहीं ऐसे 700 में हो सकता है 70 140 बड़े फेलियर भी हुए होंगे। तो आपने जब वो फेलियर भी देखे, सक्सेस भी देखे, एक्सपीरियंस से आप बताओ कि डेवलपर जब बाजार में उतर रहा है तो किन गलतियों से बचे। सर पहली बात तो ये है सर, डेवलपर जो भी अफोर्डेबल सेगमेंट बना रहा है आज की डेट, अब अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, 10-15-20% मार्जिन, और वो कॉन्फिडेंट है कि 100% इन्वेंट्री सेल कर देगा वो, और कॉन्फिडेंट टाइम पीरियड के अंदर कर लेगा, तब वो उतरे, तब वो सोचे करने की अफोर्डेबल सेगमेंट को। अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री रहेगी सर 30% से ऊपर तो नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। डिले हो गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट मार जाएगी सर, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका प्रॉफिट या आप कुछ भी, या जो कॉस्ट एस्केलेशन है, ठीक है, वो मार जाएगा नहीं तो आपको। तो सर अफोर्डेबल सेगमेंट जो है, जहाँ पर इतना थिन मार्जिन पे काम कर रहा है, बड़ा सोच समझ के, जब वो कॉन्फिडेंट हो मैं 100% इन्वेंट्री पहले 6 महीने में, साल में उड़ा दूंगा, तब उतरे। तो ये सजेशन है सर इस चीज़ के लिए। अगर वो प्रीमियम प्रोजेक्ट में आ रहा हो तो किस चीज़ का ध्यान रखें। सर प्रीमियम प्रोजेक्ट में क्या होता है सर, मार्जिन थोड़े हाई होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे 50% पे काम कर रहे हो, 80% मार्जिन पे काम कर, जो भी आपके मार्जिन हो, अब डिपेंड करता है कि किस जगह वो बन रही है, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल पोजीशन पे होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि उन प्रोजेक्ट्स में पेमेंट प्लान ही बन जाते हैं कि अभी इतना % दे दो, फिर बनने पे दे दो, फिर उसके बाद डिलीवरी भी दे दो। अफोर्डेबल सेगमेंट है वो बन नहीं पाते, बनेगी नहीं बिल्डिंग अदरवाइज। आपने सुना नहीं होगा, जो मतलब आज मेरी कॉस्ट लेट से 5,000 रुपये स्क्वायर फीट बनाने की, ठीक है, और मैं इस समय 7,000 फुट पर कोई चीज़ बेच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये नहीं बोलता 20% अभी दे दो, 80% पोजीशन दे दो, या 30% अभी दे दो, 70 पोजीशन में दे दो। तो वहाँ मुझे पैसा चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, लिक्विडिटी चाहिए, और मैं इतना हैवी इंटरेस्ट पे उठाऊंगा तो वैसे ही मेरी मार्जिन खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो और अगर मान लीजिए कोई प्लॉटिंग कर रहा हो, तो प्लॉटिंग करते वक्त क्या चीज़ बहुत चलती है और क्या चीज़ में गड़बड़ हो जाती है। प्लॉटिंग में बेस्ट पार्ट क्या होता है सर, कि 80% जो है वो लैंड तक की कॉस्ट होती है आपकी, 10 से 20% होती है आपकी सिर्फ बनाने की कॉस्ट। बिल्डिंग में उल्टा होता है सर, 20% लैंड कॉस्ट है, 80% बनाने की कॉस्ट है। हाँ, तो बिल्डिंग में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है सर उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लॉटिंग में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते हो, तो प्लॉटिंग वाले प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली सर, वो मैंने देखे 99% प्रोजेक्ट जो है आफ्टर रेरा जो है वो डिले हो जाएंगे, अप्रूवल वगैरह की वजह से हो जाए, तो थोड़े बहुत हो जाएँ कुछ डिलेज, या फिर कोई वहाँ बारिश का सीज़न है क्या है, उन 2-4-6 महीने ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सर वो टाइमली चलते हैं सर। चलते हैं, तो प्लॉटिंग में थोड़ी सेफ्टी है। सर मैं कभी ये नहीं बोलूँगा सर, मैं एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट की मैं इसमें सेफ्टी है। अब ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स सर, ऐसा नहीं कि प्रीमियम प्रोजेक्ट फेल नहीं होंगे। कुछ प्लॉटिंग के 2-3 एग्जांपल बताइए। सर मैं पोस्ट कोविड बहुत चीज़ें अच्छी बताता हूँ आपको। पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि लोग है ना, बिहेवियरल चेंजेस बहुत आ गए। तो पहले की मार्केट कुछ डिफरेंट होती रियल एस्टेट, मतलब आप जो है आप कोविड के बाद नया पैटर्न चल रहा है। पहले क्या होता था सर, पहले होता था पहले दुकान फिर मकान। पोस्ट कोविड क्या हो गया, पहले मकान फिर दुकान। कोविड में क्या हुआ सर, घर पे पड़े ना सर, हमने आसपास इतने कोने देख लिए, जाला कहाँ लगा हुआ है, छिपकलियों तक के नाम याद होंगे सर, ठीक है, ये कॉर्नर हमें पता है कि घर का ये चीज़ है। और क्या हुआ था सर कि जब 2-3 लोग घर में वर्किंग होते तो उनको कंफर्टेबल भी नहीं हो पाए कि वो काम कर रहे हैं, तो लोग उसके बाद क्या है सर कि लोग 2 साल बंदे रहे घर पे, किसी ने एनिवर्सरी नहीं बनाई, किसी ने बर्थडेज नहीं बनाए, लोग जिए नहीं, और उनकी फैमिली में किसी में कोई ट्रेजेडी हो, कुछ हो गई, तो लोगों ना पोस्ट कोविड क्या हुआ सर, एकदम पैटर्न चेंज हुआ है, लोगों ने जीना चालू कर दिया सर कि यार बड़ा जीना है, अच्छा जीना है, मेरा घर बड़ा होना चाहिए और मेरा आसपास जो है ना सेकंड रूम भी होना चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मुझे हर चीज़ सेलिब्रेट करनी है। तो मुझे तो अपना समझ लो कि बच्चे के डेज भी सेलिब्रेट करने, एक चीज़ सेलिब्रेट करनी है। तो एकदम टूर्स एंड ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी में, और उसके बाद लोगों का डर भी बहुत ज़्यादा हो गया, लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो गए। तो सर पोस्ट कोविड क्या हुआ, होली और हॉलीडे डेस्टिनेशन, इन 2 चीज़ों को बड़ा सर बूम आया। और 2 चीज़ों कैसे आया सर, यहाँ पर जहाँ भगवान बसते हैं और जहाँ आप घूमने फिरने जाते हो, पहाड़ है, समुंदर है, तो उन लोकेशन में सॉलिड बूम आया सर।
अब गोवा जैसे यूनिवर्सल लोकेशन है, वहाँ एकदम आप सडन बूम आया एकदम। होली और हॉलीडे डेस्टिनेशन में क्या है कि वहाँ पे आपके रेंटल रिटर्न जो है, होली से मतलब धार्मिक धार्मिक हो गया सर, और हॉलीडे। तो वहाँ पर क्या है सर, आपको रेंटल रिटर्न जो है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या 1.5, 2, 2.5, 3% पे आपको रेंटल रिटर्न मिलते हैं सर। वहाँ आपको रेंटल मिल रहा है 6% का, 5% का, 7% का, 8% का। आपकी EMI जो है उसके आसपास मीट आउट हो जाती है, डिफरेंशियल आपने डाल दिया तो ये बहुत बेनिफिट है वहाँ पे कि टूरिस्ट इतना जा रहा है एकदम। अभी इस समय जो रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, हमने देखा, मतलब बहुत पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट आया इंडिया में। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं जो एक्चुअली रिलीजियस टूरिज्म को कभी समझ नहीं रहे थे, उनका भी तो नंबर बढ़ा है। दूसरा, जिसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो भी उस पर जा रहा है, तो उससे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? अभी रिसेंटली अयोध्या आपने देखा होगा सर, अयोध्या में जो 2 मोस्ट ट्रैवल लोकेशन थी लास्ट ईयर की, वो अयोध्या थी, दूसरी गोवा थी, 2 थी सर। जहाँ भी जितना भी ये चीज़ें बढ़ रही है ना, इससे टूरिज्म बढ़ रहा है सर, वहाँ का रियल एस्टेट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि रेंटल बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आज आप डिफरेंट साइट्स पे जाके अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दो, वहाँ पे आपको पर डे रेंटल मिल रहा है। कोठी चल रही है 15,000 में, 15-20। क्लाइंट है लीडरशिप फनल के, वो काशी विश्वनाथ में वहाँ पे, मतलब यानी कि वाराणसी में उनका ज्वेलरी का बिजनेस था। अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे प्रीमियम क्लाइंट है। उन्होंने ना बुटीक छोटे छोटे बहुत सारे होटल खोलने शुरू कर दिए। पहला होटल चल गया, दूसरा चल गया, तीसरा चल गया, ऑक्यूपेंसी बहुत बिल्ड हो रहा है। तो उनका भी कहना है कि रिलीजियस टूरिज्म अलग अलग जगह बहुत तेज बूम किया है। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? सर इसमें कैपिटलाइज करने की बेस्ट से इसमें जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है आपको आज की डेट में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक गेस्ट हाउस में या ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ प्लग एंड प्ले हो। आप कोई भी टूरिस्ट आए वहाँ पर, प्रॉपर्टी आपकी ले और आपको रेंटल दे और आप चला जाए वहाँ से, और उसको आप उसकी हाउस कीपिंग वगैरह परफेक्ट हो तो आपको रेंटल रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले सर वहाँ से। और रेंटल रिटर्न रेजिडेंशियल के अंदर वो रेंटल रिटर्न कभी आपको नहीं मिलेंगे इतने अच्छे जितने वहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज अब और जो टूरिज्म बढ़ भी रहा है वो हर साल इंक्रीज भी हो रहा है सर, ऐसा नहीं डिक्रीज हो रहा, हर साल इंक्रीज भी हो रहा है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए किसी का रियल एस्टेट में इस समय मन है कि अब मैं कुछ एक्सपैंड करना चाहता हूँ। कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सकता है वो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर सकता है वो, प्रीमियम में जा सकता है वो, वैल्यू फॉर मनी में एंटर कर सकता है वो एंटर कर सकता है कि मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल करना चाहता हूँ, मैं लीज एंड बाय बैक मॉडल लाना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। इस समय मुझे कोई 2-3 तरह के मॉडल बताइए जो आज के समय में बहुत ठीक है और अगले 3-4 साल बहुत चलेंगे। किसी रियल एस्टेट के डेवलपर को अगर आपने सुझाव देना हो तो आपके एक्सपीरियंस से क्या सुझाव देंगे? सर अगर छोटे से स्टार्ट करना है अभी और नॉर्थ में स्टार्ट करना है तो उत्तराखंड सर सुपर डुपर बूम करेगा। तो अभी गटके हिसाब कर रहे हैं हमारा 2.5 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे, 3.5 घंटे में ऋषिकेश, 4.5 घंटे में टेहरी। सर ये पूरी बेल्ट ना सर चमकने वाली है सर यहाँ पर। और यहाँ अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ रियल एस्टेट, खास तौर पर टेहरी की बात करता हूँ या ऋषिकेश की थोड़े आउटस्कर्ट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ सर खतरनाक बूम होने वाला है सर कनेक्टिविटी की वजह से। अभी जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती तो वहाँ 8-8 घंटे आप देखते हो जाम लगते हैं, ठीक है। अब वो रुक इस साइड हो जाएगा सर अल्टीमेटली। हम बहुत जगह देखते हैं मनाली में जाम लग गया 8 घंटे का, 10 घंटे का, बर्फ़ में गाड़ी फिसल रही है, ये सब चीज़ें। तो लोगों के पास क्या है कि वो जगह ना वो कंफर्टेबल हो जाएगी पहुंचने के लिए वहाँ पर, तो वहाँ अभी सॉलिड बूम आएगा। और वहाँ पर अभी किस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करें सर? अब जैसे टेहरी में अभी लैंड मिल जाएगी, लेट से आपको 1 करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से। वहाँ सर्विस अपार्टमेंट बना लीजिए आप, प्लॉटिंग कर ली वहाँ पर आपने, वहाँ पर आपने हट्स बना ली, कुछ बना लिया। उसके बाद लीज बैक मॉडल पे भी चलाते हैं आप उसको, आपने सेल कर दिया कस्टमर को, लीज बैक पे भी ले लिया, उस चीज़ को आपको रेंटल रिटर्न मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। सेम चीज़ ऋषिकेश में कर सकते हैं आप। अभी ऋषिकेश में भी बूम आना रह गया है, अभी सर आना है वहाँ पर। ये जगह ना सर उत्तराखंड खास तौर से ना सर वो नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाली। मेरे को ना, जैसे आपने को डेवलपर्स के लिए कुछ सोल्यूशन दिया, आपने उत्तराखंड की बात करी। उत्तराखंड आने वाले समय में भाई लोग नोट कर सकते हो, कमाल करेगा। अच्छा, आपने राज्य सीधा सीधा इंडिकेट भी कर दिया, खासतौर से बड़ी सही बात कही। मैं एक्चुअली मेरे पास अभी कोई आया भी था कि देहरादून में इतना बड़ा प्लॉट मिल रहा है, हम 50 एकड़ का प्लॉट वहाँ देख रहे थे। मेरे को एक अनाथ आश्रम खोलना था, तो और वो वहाँ पर अगर हम खोल सके तो वो लोग स्कूल्स के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। मुझे अनाथ आश्रम में एक स्कूल बनाना है। तो ये तो डेवलपर्स की हम बात कर रहे थे, मेरे को थोड़ा ब्रोकर कम्युनिटी की बात करनी है। ये बड़ी कम्युनिटी है देश में, आपने इनके साथ बहुत काम किया है, आप खुद एक इस डीएनए को साथ लेकर के चले हो। ब्रोकर की लाइफ में क्या पेन होते हैं, क्या समस्याएं आती है उसकी ज़िंदगी में, मतलब आसान नहीं है। जैसे एक समस्या आपने बताई यार, जो मैंने मेहनत करी है, मेहनताना, उसको बाद में कैश आउट करने में टाइम लग जाता है बहुत, और कई बार बहुत मेहनत लग जाती है। ब्रोकर की थोड़ी बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी देखी है आपने? सर क्या तार छेड़ दिया आपने ना सर, बिल्कुल अंदर से ना, बिल्कुल। इसका तो इतने सारे जवाब दे सकता हूँ मैं। तो सर एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, जो कंपनी में काम कर रहा होता है, वो एक एवरेज टाइम में 5-6 से लेकर पाता है पूरे साल में।
और उस 5-6 सेलों में सर 5 प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छी निकल जाए ना, उसके उसके लिए कोई मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा। थैंकलेस जॉब है सर। एक प्रॉपर्टी कुछ भी दिक्कत निकल जाएगी तो जीना आराम हो जाएगा उसका। अनसंग हीरोज होते हैं सर, वो रात दिन काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होंगे, अपने ब्रोशर लिए खड़े होंगे। मैं सबकी सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सर। कस्टमर कॉल का वेट कर रहे होंगे, कस्टमर का बाहर खड़े हो, साइट के बाहर खड़े हो घंटे वेट कर रहे होंगे। कस्टमर बड़ा ईजिली बोल देता है कि साहब मैं नहीं आ रहा, वो 2 घंटे बेचारा बाहर खड़ा धूप में वेट कर रहा है। विजिट कराई, उसके बाद फ़ोन उठाने बंद हो गए, कॉल करी, उल्टा सीधा बोल दिया उसको बेचारे को। तो वो बेचारा ना बहुत ही ऐसी लाइफ कई बार मैं देखता हूँ उनकी, तो यहाँ तो बहुत मोटिवेशन देते हैं। पेशेंस बहुत चाहिए। हाँ, तो बहुत थैंकलेस जॉब बोलूँगा इस चीज़ के अंदर। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अप्रिशिएशन के लिए कि मैसेज आया यार तेरी वजह से ना इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, ठीक है, और ले भाई तेरे को मैं ये गिफ्ट देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। गाली जरूर पड़ जाएगी, कुछ चीज़ कोई भी आपदा आ गई तो उसको गाली जरूर पड़ जाएगी उसको, ठीक है, तो ये ज़रूर है। तो मैं ब्रोकर के लिए खास तौर से सर, बहुत ही मेहनती कौम है सर, बहुत ही मेहनती कौम है, दिन रात काम करती है। आप अगर ब्रोकर को कोई सुझाव देना चाहें कि वो कैसे आगे बढ़े लाइफ में, क्या करे, क्या 2-3 सुझाव देना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से? कोई ब्रोकर है तो भाई ध्यान से सुन लो, ऐसे करके क्या सुझाव? सर मैं तो अपनी टीम को एक ही बात बोलता हूँ सर, सारा काम चलता है कन्वर्जन पे सर। आपने इतनी कॉलिंग करी, इतनी मीटिंग अलाइन हुई, और सारी मार्केट ना कन्वर्जन पे है सर। कि मैं किसी प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ 10 विजिट करा रहा हूँ तो कहीं 3 कन्वर्ट हो रहे हैं। जब कन्वर्जन गिरता है, सेलें डाउन जाती हैं, तो 20 पे 3 कन्वर्जन जाते हैं। तो जैसी मार्केट डाउन जाए सर, डबल ट्रिपल एफर्ट डालने स्टार्ट कर दो सर, वही रिजल्ट मिलेंगे आपको, वही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। उस मेहनत को बस आपने सिर्फ उस चीज़ से तोलना है कि मैं 100 कॉल कर रहा था, मैं 200 कॉल करनी है अल्टीमेटली। अब इस मार्केट के अंदर मैं वही रिजल्ट मिल जाएंगे मेरे को। यही गलती करते हैं सारे लोग सर, वो अपनी उस एफर्ट्स को इंक्रीज नहीं करते सर। मुझे नंबर ऑफ विजिट इंक्रीज करनी, मुझे सेम रिजल्ट सेम मोमेंट सेम टाइम में मिल जाएंगे। जो मैं कहता था लास्ट ईयर तो ये चल रहा था, वो चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सेम टाइम पे वो चीज़ मिल जाएगी सर। एक ब्रोकर को अगर अपना प्रोजेक्ट फाइनल करना हो, डिसाइड करना हो, इसका माल बेचना अच्छा है, माल तो बहुत बिक रहा है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में देखो तो एनसीआर में बहुत कुछ बन रहा है, एनसीआर बढ़ते चला जा रहा है। हर साल एनसीआर 5 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है, हर साल एनसीआर 10 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाता है। एनसीआर में क्या क्या इंक्लूड हो गया अभी तो उसका हिसाब करना मुश्किल होता जा रहा है। एक ब्रोकर को फाइनल करना यार, मेरे को इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, कोई पैरामीटर डिसाइड करते हो यार, ये चीज़ सुझाव देना चाहता हूँ मैं, इस तरह के डेवलपर के साथ काम करूँ। बहुत अच्छे पैरामीटर ब्रेक कर दूंगा ब्रोकर के। जब हमने एंटर करा था ना, तो उसमें क्या होता था कि सेक्टर्स में काम होता है। मैं फलाने सेक्टर में हूँ तो इसकी सेक्टर की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, उनने अपने आप ही वो कुएं का मेंढक की तरह काम कर रहा है, इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहा। अब दूसरे सेक्टर में आया तो उसके अलग ब्रोकर्स होते रहे, वहाँ रेंट पे आ रहे तो सब वही काम करते हैं वहाँ पर। सब ने पैरामीटर थे ही नहीं हमारे, हमने जैपनीज से सीख कर आए थे, हमारे पैरामीटर थे ही नहीं। हमने कहा ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारा प्ले ग्राउंड है भैया, कुछ भी बेच लो तुम, इतनी बड़ी मार्केट है, कहीं कुछ भी काम कर लो। हम वहाँ से बैठे हुए कुछ बेच रहे होते थे, किसी सेक्टर में चले जाते थे। हमने ये इस रीजन से 100 किलोमीटर आगे, 200 किलोमीटर पीछे, कहीं भी हमें कुछ भी मिल जाए अल्टीमेटली। हमें तो कंटेंट है, उससे कस्टमर ढूंढना, वहाँ जाना, उससे बेंडिंग करनी, सेल करना है उस चीज़ को। तो जब तक ब्रोकर वो पैरामीटर नहीं ब्रेक करेगा ना, तब तक वो उस कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा, उससे बाहर निकल नहीं पाएगा। आप कह रहे हो बाउंड्री ब्रेक करनी है उसको सर। वो इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब आप सोचो ना कि आज मोदी जी एक अनाउंसमेंट करते हैं, मैं यहाँ एयरपोर्ट लेके आ रहा हूँ, वहाँ की मार्केट देखो सर कहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ पहुँच जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। कहीं पर भी कुछ भी निकल रहा है सर, इतना कुछ काम करने को सर, ये सर सोने की नगरी है सर, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इतना कुछ। और जो डेवलपमेंट अब हो रही है कंट्री के अंदर सर, यहाँ तो सर आप काम करने वाले बनो सर, आप तो इतिहास रच दोगे। तो आपने आपकी बातों में मैं एक चीज़ पकड़ पाया कि जहाँ पे आगे ग्रोथ आने वाली है, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ पहुँच जाओ। अगर मैं आज सब गडकरी अनाउंस कर देते हैं साहब, मैं आपको 3 घंटे में शिमला पहुँचा दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या 2.5 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा, या 4 घंटे वहाँ पहुँचा दूंगा फलानी जगह, कुछ भी, तो सर वहाँ का रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। मैं मेट्रो आ रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ कुछ बड़ा 5 स्टार होटल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है सर, या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो गई, या बड़ा मंदिर आ रहा है, कुछ भी हो गया सर, तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा सर, वहाँ का 1000% करेगा। तो आपका एक पैरामीटर हो गया कि भाई नेक्स्ट 2-3 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, नेक्स्ट 4 साल में ग्रोथ कहाँ आने वाली है, वहाँ पहुँचो और वहाँ के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। और क्या चीज़ मैं फाइनलाइज करूँ, मतलब ब्रोकर यार मेरे को ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये डेवलपर चुनना चाहिए, ये प्रोजेक्ट चुनना चाहिए, इस लोकेशन पे जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो ब्रोकर है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, नए लॉन्चेस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो क्या होता है कि सर पिक्चर आती है, जैसे एक पूरे साल में 4 अच्छी पिक्चर आ गई, उसमें काम कर लिया, उसके अलावा ना वो बस और छोटा मोटा इधर उधर काम कर लिया, वो लॉन्चेस पे डिपेंडेंसी है। सस्टेनेंस वाला बिजनेस होता है हमारा, जो लॉन्च के बाद ना बच जाती है इन्वेंट्रीज, अगर वहाँ फोकस करें सर, वहाँ इतना दम है, इतना काम है उस जगह, आप सोच भी सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी कंपनी हूँ, मेरे 5000 फ्लैट आए थे, 4000 फ्लैट सेल हो गए सर, 1000 फ्लैट बचे। अब 1000 फ्लैट में, क्योंकि अब तो प्री लॉन्च में बहुत आसानी से बिक गया, अब थोड़े से रेट इंक्रीज हो गए, अब उस 1000 फ्लैट को ना सस्टेनेंस बिकता है वो आराम से,
तो वहाँ पर क्या है, उनका फोकस नहीं बन पाता वहाँ पर। लॉन्च भी इजी होता है, भीड़ देख के माहौल बना हुआ था उसके अंदर, अलॉटमेंट चल रही है, एक बड़ा हॉल है उसके अंदर, वहाँ नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये चल रहा है पूरा, तो माहौल तो चाहिए सर अल्टीमेटली। बाद में वो माहौल नहीं मिल पाता, पर तब भी वो आसान इजी टू सेल होता है प्रोडक्ट, कि कस्टमर तो है ना मार्केट में। एक ब्रोकर को अपनी टीम एक्सपैंड अगर करनी है तो वो उसको ब्रोकर के साथ उसको सब ब्रोकर ज़्यादा बनाने चाहिए या इन हाउस टीम ज़्यादा बनानी चाहिए? सर एक्चुअली क्या है, जितनी डिपेंडेंसी ना बाहर होगी ना उतना डिफिकल्ट है, जितना सर बैसाखियाँ हैं अल्टीमेटली, ठीक है, आपके अपने तो है नहीं। एक हमारा क्लाइंट है रियासत, जयपुर से, वो प्लॉटिंग करते हैं। उन्होंने 1000 ब्रोकर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए हमारे लीडरशिप फनल में आते हैं, सीजीपी में आते हैं, हमारे प्रीमियम क्लाइंट हैं। 1000 ब्रोकर्स का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उनके लिए एक्सक्लूसिव एडवांटेज है, उनके पास चैनल एडवांटेज है। ये ब्रोकर किसी और का काम नहीं करेंगे, ये ब्रोकर खाली उनका काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या बदल गई रियासत के लिए? रियासत सप्लाई, हाँ, प्रॉब्लम उनकी सप्लाई हो गई अब, क्योंकि माल बेचना आसान हो गया। ये आज आइटम निकाली, 1000 आदमी के ग्रुप में डाल दिया और हफ्ते भर के अंदर माल खत्म। सप्लाई नहीं मिल पा रही होगी, अब सप्लाई नहीं मिल रही उनको पीछे से, वो सप्लाई पे काम कर रहे हैं, मैं और कैसे लेकर के आऊँ? आप उसमें वो गलती कर देंगे। तो आज अगर वो 1000 लोग उस पर डिपेंडेंट है अल्टीमेटली, तो 1000 लोग ये या तो छोड़ के चले जाएंगे उस चीज़ को, या सप्लाई में गलती कर देंगे जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि एक प्रोसेस है ना सर, आपका लैंड अप्रूवल्स का, रेरा का टाइम पीरियड है, उतने टाइम में खाली कौन सा बैठेगा, उसे घर चलाना अपना, या तो सैलरीड हो। अब ऐसा ब्रोकर काम करे, कमीशन में काम करे, तो सर दोनों चीज़ों में सर फर्क। मैं तो आपको पहले ही बता दिया प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इन हाउस ज़्यादा अपने आप को धीमे धीमे बिल्ड करूं, बजाय कि मैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। सर इन हाउस बिल्ड करने से क्या होता है कि मेरे को ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर मैं इन हाउस एज अ ब्रोकर काम कर रहा हूँ, अब आप एज अ डेवलपर बात नहीं कर रहे, मैं एज अ ब्रोकर बात कर रहा हूँ कि मैं आज, मेरे पे तो पूरी दुनिया है बेचने की इस समय, ठीक है। मैंने ये प्रोजेक्ट जंप मार के दूसरे पे चला गया, दूसरे से मार के तीसरे पे चला गया, तीसरे से बेचने का चौथे पे चला गया। तो मेरे डिपेंडेंसी नहीं, मेरे ये नहीं है कि मुझे सिर्फ यही करना है और यहाँ तक ही करना है, तो मैं सेल करूँगा, आगे बढ़ूंगा सर। मेरे को थोड़ा आप इन हाउस अगर एक ब्रोकर अपनी टीम तैयार करना चाह रहा है तो आप मुझे थोड़ा उसका ऑर्गेनोग्राम समझाओ, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना समझाओ, थोड़ा टीम का साइज कैसा होना चाहिए, क्या फंक्शन, क्या लीडर्स होने जरूरी हैं, किस तरह की टीम बिल्ड करनी है, क्या क्या डिपार्टमेंट होने चाहिए मेरे पास, किस किस स्टेप्स में मैं एक्सपैंड करूँगा। ये आपने 20 साल में पूरी जर्नी देखी है। 4 से 5, उसके ऊपर टीएल हो सर, उसके ऊपर उसका सुपर टीएल हो जो भी सीनियर हो उसका, ये 3 सर होने चाहिए इस चीज़ के ना। अब वो सब जैसे एमएलएम में चलती है ना सर, उसके नीचे 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, ऐसे करके पूरा ट्री तैयार होता है। ऊपर एक मेन हेड बैठा होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है उनको, रोज़ सुबह उनकी उसमें आँख डाल रहा होता है मॉर्निंग बैठ के। सर एक तो पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं सर ना, वो क्या होता है सर, जब हम पैसा कमाते हैं ना, हम बहुत कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो बाबू बन जाते हैं। उसके बाद 12 बजे पहुँचना, 1 बजे पहुँचना, हम सोचेंगे हमारा धंधा चल रहा है, इसके अंदर अल्टीमेटली वो धंधा कटना स्टार्ट हो जाता है सर, और ज़मीन नीचे निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सर टीम से पहले ऑफिस पहुंच जाओगे ना सर मैं अपना एग्जांपल दूंगा, वो आपको दिल खुश हो जाएगा। थ्रू आउट माई लाइफ से जब मैं पूरा ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा वो था, तो मैं पहला इंसान होता रहा इंटर करने वाला। मैं बोलता रहा कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो 50,000 की पेनल्टी मेरे पे, और मेरा जो स्कोर टीम मेंबर है उसे 5,000 की पेनल्टी होती थी। सर थ्रू आउट माई लाइफ में एक दिन लेट नहीं हुआ सर। एक बार क्या हुआ सर, मैं जाम में फंसा हुआ था, तपस्या बिल्डिंग ठीक सामने की बात है, जहाँ में फंसा हुआ था मैं, वहाँ पूरा गंदा जाम था। मैंने फिर वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया कि मैं भाग के पहुँच जाऊँगा, जाम में गाड़ी निकल नहीं मेरी। तो घूमने के बाद एक बच्चा मिला, उसने आईसी नहीं था, उसकी बाइक पे बैठा मैं, कि मैं लेट नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन पेनल्टी लगी? नहीं सर, मैं पहुँच गया टाइम से, क्योंकि मैं गाड़ी से पहुँचता। टाइम क्या था ये? तो मॉर्निंग का सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, यूनिटेक के बाहर की बात है सर, बिल्कुल तपस्या के क्रॉस दी रोड। तो हमेशा आप सुबह 9 बजे पहुँच जाते हैं? सर उसके 8:30 भी पहुँचना, 8:30 साइड पे पहुँचना, 7 बजे पहुँचेंगे सर उस चीज़ के लिए। हाँ पहुँचना है सर, एग्जाम्पल तभी सेट होगा ना सर, तो लीडर साथ में खड़ा होगा सुबह। तो लीडरशिप तो वहीं आती है ना कि आप पहले खड़े हो उससे, टीम से। मेरे को याद है बहुत साल पहले मैंने देखा था कहीं सोशल मीडिया पे, आपने कुछ सैकड़ों गाड़ियां भी बांटी थी। सर ये कब की बात थी? ये क्या हुआ सर कि अब हम तो ड्रीमर हैं सर, जहाँ दिमाग में आ गया चीज़, तो एक दिन ऐसी बैठ कर आ गया कि हमने एक देखे कि डायमंड मर्चेंट है, उन्होंने सब बहुत सारी गाड़ियाँ बांटी। गोविंद काका ढोलकिया और सावजी भाई ढोलकिया। हाँ तो एक सर वो गुजरात के हैं सर, सूरत के। ये दो है, दोनों का 20-20 हज़ार करोड़ का डायमंड का बिजनेस है। तो सर हमारा तो 20,000 करोड़ का बिजनेस नहीं था, पर डेफिनेटली भगवान ने दिल बहुत बढ़ा दिया हुआ है कि कहीं कुछ भी कर जाए उस चीज़ के लिए। तो 2019 की बात है, अगस्त मंथ की बात है शायद। तो कोई ऐसी हमने 50-60 गाड़ियाँ, उसके बाद आईपैड्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, सारी चीज़ें। तो हमने बहुत बड़ा इवेंट करा, उसमें 2,000 लोग आए और वहाँ सेलिब्रेट करा, और बहुत ही मज़ा आया सर उसमें। और जो कॉन्फिडेंस था उनका 10 टाइम हो गया सर सबका। अब उन्होंने भी ये चीज़ सीख ली सर। आपको टीम जो थी उनको मानूंगा देना सर, जॉय ऑफ गिविंग ना, इतना मज़ा आता है सर। ठीक है, आप पे कुछ भी है ना सर, और आपको आपके पास कोई मांगने आ रहा है सर, एक तो आप ये सोच लो भगवान को थैंक यू बोलो, तो आपकी औकात बढ़ा दी कि आपसे कोई मांगने आ रहा है, और
उसको 10,000 बार सोचना पड़ रहा होगा, उसको अपनी ईगो को इतना ज़्यादा उसने संभाल के रहा होगा कि मैं मांग रहा हूँ कोई चीज़, और आप ये सोचिए कि आपको दिया है भगवान ने, कि मांग पा रहा है वो, और आप दे दो उसे। तो सर ये बहुत बड़ी बात है ना सर, कि आपको भगवान ने इस जगह पहुंचा दिया अल्टीमेटली कि आप दे सकते हो किसी को। नहीं तो सर हम जरा फकीर पे क्या क्या था, कुछ भी नहीं था। यानी पिछले 20 साल में अगर देखें तो एक आपने अपने रियल एस्टेट की इस एक्सपीरियंस में क्या लगता है, ईमानदारी से बताइए, सबसे बड़ी गलती क्या करी आपने? गलतियाँ तो सर इतनी करी हैं सर, उसकी तो किताब बन जाएगी सर। गलतियों से सीखा बहुत है सर, और सर इम्प्लीमेंटेशन पावर से बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। गलती करी है सर, बहुत जल्दी से कोई चीज़ सीखी और फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया इस समय सर। और सर मैं चोर हूँ बहुत बड़ा सर, मैं अपनी चोरी बताऊँ, बहुत सारी करी चोरियाँ। मैं गलतियों पहले चोरी की बात करता हूँ सर आपसे। तो सर हम सुमानसा गए 2010 के अंदर, वहाँ पर हमने देखा दुबई के सुमानसा में एग्जीबिशन है, सारे डेवलपर्स जो हैं उन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है, और सब वहाँ पे सारे दुबई के जो एनआरआईज थे वो आ रहे हैं वहाँ पे डेवलपर्स की स्टॉल पे, इंडियन डेवलपर्स थे, उनकी स्टॉल पे आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो मैंने सर वहाँ से आइडिया चोरी करा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ इंडिया के अंदर, और अकेला कर सकता हूँ उस चीज़ के अंदर, जहाँ मेरी टीम ही बेच रही हो सिर्फ, और मैं ही सारे डेवलपर्स लेकर आऊँ। तो हमने सर ला के वहाँ से ना इंडिया में ला के प्रॉफेस कॉपी कर दिया, सारी स्टॉल लगा दी डेवलपर्स की, और उसमें जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सारे हमारी स्टॉल्स पे जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसको हैंडल कर रहे हैं, सारा क्राउड जो आ रहा है वो सारे हमारे बच्चे हैंडल कर रहे हैं। तो सर वो सुपर डुपर हिट गया। अभी रिसेंटली सर क्या हुआ कि तो आप आइडिया चोरी कर लेते हो सर, ऐसे बहुत सारे आइडिया। फिर हमने हेल्पलाइन नंबर, हमने जैसे जज डायल का होता है चुरा लिया, अपना हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर दिया 80 10 10 10 10, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन वो स्टार्ट कर दी सर। उस पर खतरनाक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। फिर प्रॉपर्टी के हमने वो डोमिनोज से स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर्टी की होम डिलीवरी, ठीक है, 90 मिनट में 30 मिनट करते, 90 मिनट कर दिया। तो जहाँ पर भी हो इतने किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा बच्चा 90 मिनट में लैपटॉप लेके पहुँच जाएगा आपके पास, सारी प्रॉपर्टी आपको घर बैठे समझा रहे हैं, सारे वॉक थ्रू सब घर बैठे दिखा देगा, आपको हिलने की जरूरत नहीं वहाँ से। वो सुपर हिट गया कैंपेन हमारा। तो ऐसे सर बहुत सारे कैंपेन थे हमारे, बैक टू बैक बहुत सारे कैंपेन थे, सुपर डुपर हिट गए। अभी रिसेंटली सर एक आइडिया मैंने चोरी करा सर, वो सुपर हिट गया। वो भी वो इतना सुपर हिट गया सर वो, तो कि आप सोच भी सकते हैं सर। मैंने जूडियो का मॉडल अंडरस्टैंड करा, वो था सर, वो मैंने उनके साथ बैठा हुआ था, वो कह रहा है मैम 999 के नीचे ना, मैंने तो इतनी भीड़ क्यों होती है यार सारे उसमें। मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी, तो उसके बाद पढ़ी सॉरी केस स्टडी मैंने उनकी, तो 999 से नीचे ना सर वो माल दे देते हैं, सामान दे देते हैं, तभी इतनी भीड़ होती है। और सर जो कस्टमर था वो तबके वाला जो आज के डेट में मार्केट्स में आता रहा, उसे मिल जाता माहौल मिल जाता है उसको, एसी मिल जाता है उसको, और उसको इतनी इज्जत मिल जाती है उसको, बिल्कुल 5 स्टार टाइप। तो मैंने कहा ये काम तो मैं भी करूँगा रियल एस्टेट में। तो मैं सर एक कैंपेन बनाया, अपनी टीम को बोला कि तुम अक्रॉस इंडिया जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आज की डेट में 99 लाख से नीचे ना, वो इकट्ठे कर लो सारे। तो अक्रॉस इंडिया कोने कोने जाके उन्होंने इकट्ठे करे। तो हमने कैंपेन निकाले 99 लाख में 99 ऑप्शन एक छत के नीचे, और हमने एक इवेंट कर दिया सर। सर वो इवेंट में 17 घंटे का इवेंट चला सर, वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे खत्म हुआ, 2 शिफ्ट में चलाया सर उसको। 2 शिफ्टों में आपने सर होटल में काम होता हो देखा हो सर, रियल एस्टेट पहले देखा 5000 लोग आए सर एक दिन में। तो जोरा में करा हमने कन्वेंशन सेंटर में, 13 जुलाई की बात है सर। तो हमें सर हम समझ नहीं पाए कहाँ से आ गए सब लोग इतने। बुकिंग्स मिली सर खतरनाक, ताबड़तोड़, लकी ड्रॉ भी निकाले वहाँ, बड़ा खतरनाक से बोल। तो अगर मैं देखूं कि इम्प्लीमेंटेशन आइडिया पे वो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके अलावा अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, हनी कटियाल की और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में क्या मानते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी जिसने आज तक आपको आगे बढ़ाया? सर 2 चीज़ें हैं सर, और 2 ही चीज़ अगर हिंदुस्तान में लोग कर लेना तो वो पता नहीं कितना आगे निकल जाए। सर पहला सर मेरे को एक बहुत अच्छा कंट्रोल है सर, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता हूँ कि अब जब मुझे डिस्ट्रैक्शन काटना तो काटा मार दूंगा इस चीज़ पे, खाने को छोड़ना खाने को छोड़ दूंगा। डिसिप्लिन इतना सर, लेज़र फोकस सर अपने ड्रीम की तरफ, कि दुनिया तस से मस नहीं हो सकती सर, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए कुछ भी करके, और किसी हद तक चला जाता हूँ उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए सर बिल्कुल ऐसा कि मतलब ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। तो एक तो ये है सर अपने आप पे जीत हासिल करना, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते सर। अपने आप को जीतना, अपने बॉडी को गुलाम बनाना, अपनी बॉडी को अपने अनुसार चलाना, जो इस समय इस कंडीशन में हूँ एट प्रेजेंट में। सेकंड सर इम्प्लीमेंटेशन। सर आपके ना वीडियोस पे लाखों व्यूज़ आते हो, करोड़ों व्यूज़ आते हो, कैसे अमीर बनना है, कैसे पतला होना है, मोटा होना है, इतना सारा कंटेंट है इस समय, पूरे ब्रह्मांड का कंटेंट होगा इस समय आपके चैनल पे भी बाहर भी। उसे अगर वो कोई बंदा इम्प्लीमेंट कर ले सर, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आपने जो चीज़ सिखा रखी है या बाकी सीखने को मिलती है सर, सही 2 चीज़ें तो नहीं कर पाते हम। अब आप सोचिए ना सर कि सर ये 2 चीज़ें करता हूँ सर, कि दोनों चीज़ें सर मैं जो सीख लेता हूँ सर। मैं कोई ना मैं MBA करा हुआ हूँ, ना मेरे कोई
घर में किसी ने MBA करा होगा या कोई, मैं ऐसे फैमिली से जो बहुत कुछ पढ़े लिखे हूँ, तो मैं जो चीज़ सीखी सर, जापानी जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट कर दिया सर, जो सीखा रियल एस्टेट में उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, जो किसी कंपनी में अच्छा चला उसे इम्प्लीमेंट कर दिया लाके, यही चीज़ सीखी सर। चोर, मैं तो आपको कह रहा हूँ चोर हूँ मैं, जो चीज़ देखी सर इम्प्लीमेंट कर दी, कोई आइडिया दिख गया चलते फिरते उसे कॉपी कर स्टार्ट कर दिया, और सर रिजल्ट। अब सुमान वाला आपको जो एग्जाम्पल दिया मैंने सर, हमने अक्रॉस इंडिया 1000+ इवेंट करे होंगे उसके बाद, और खतरनाक रेस्पॉन्स सर, मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा होगा सर। आज आपके लगभग 20 ऑफिस हैं इंडिया में। जी सर। तो अभी ये जो 20 ऑफिस हैं आपके कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा है? सर उत्तराखंड में सर मेजरली, पंजाब बेल्ट में है सर, गुड़गांव में है सर, दिल्ली एनसीआर में सर, ऑलमोस्ट हर जगह, नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, गाजियाबाद हो गया, उसके गोवा में सर। वेरी गुड। अगर हन्नी भाई पीछे जा करके देखें कि मेरे को 20 साल लगे यहाँ पहुँचने में, आपको लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या, पछतावा क्या है, यार ये नहीं करना चाहिए था, नहीं तो मैं और जल्दी पहुँच जाता? सर बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, बेस्टेस्ट लाइफ दी है भगवान ने सर, इतने लेसन दिए सर, सारे ड्रीम फुलफिल करें सर, तो कोई रिग्रेट 0% है सर। सीखने को इतना कुछ मिला सर, इतना कुछ सीखने को मिला है सर, हर साल में इतनी कुछ सीख है सर सीखने को। बस सीखने वाला है सर, पूरा मतलब ये तालाब है सर, पूरा समुंदर है सीखने के लिए। तो अगर मैं कोई चीज़ मिस करूँगा तो सर मैं, सर गलतियों से सर सीखना है सर, बेस्टेस्ट लेसन है सर। नुकसान कर, जहाँ आपने नुकसान कर दिया बहुत और अच्छा लेसन है, बहुत बैड डेप्स करे सर, और इतनी अच्छी सीख मिली है सर। कांटा मारे आगे निकले, कांटा मारे आगे मिले, रिग्रेट करते हैं सर तो पछतावे में ज़िंदगी निकल जाती है सर। बहुत सारे लोग आपकी टीम से निकल के अलग अलग जगह ब्रोकर्स बने हैं, और अच्छा काम भी कर रहे हैं उनमें से कई, और कईयों ने बहुत सॉलिड भी किया है कि नहीं? अगर वो आपके बारे में आज अगर आपकी पीठ पीछे तारीफ करते हो तो आपके बारे में एक बात क्या बोलते होंगे? हनी भाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये बोल रहे सर चीज़ के लिए सर, एक्चुअली क्या है सर, ड्रीम्स है सर। अगर आप, अब वो डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा कि आपके यहाँ से निकल के बहुत सारे चैनल्स बने होंगे, ठीक है, अब उनके यहाँ से भी निकल के चैनल्स बनेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ से नहीं होगा ये चीज़। तो ये तो सर, ये तो मतलब होता ही रहता है सर अल्टीमेटली। बायर पे आते हैं, कस्टमर पे आते हैं, इन्वेस्टर पे आते हैं, रियल यूज़र पे आते हैं, रियल कस्टमर पे आते हैं। आज बैठ करके हो सकता है कि वो लोग भी जब वीडियो देख रहे हो, यार मेरे को भी भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, कुछ बचा रहा हूँ, कुछ लोन ले लूँगा, कुछ ऐसा वैसा करके अपने आप को स्ट्रेच करके एक प्रॉपर्टी और लूँगा। क्या सुझाव देना चाहते हैं एक बायर को कि इन चीज़ों का ध्यान रखे, या इस समय यहाँ इन्वेस्ट करे, या कोई इन्वेस्टमेंट पे आप टिप्स देना चाहें? सर अभी क्या है कि जो दिल्ली एनसीआर है, मैं पहले दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी जगह होगा, या बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वो ना सर आज एक अफोर्डेबल सेगमेंट खत्म हो चुका है इसके अंदर, ठीक है, सारा कुछ प्रीमियम सारा कुछ वही चल रहा है। एक क्या होता है कि हम भी ना, हमारी सोच भी ऐसी हो गई इन्वेस्टर्स की भी कि यार हमें आसपास, अपने घर के आसपास ही इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है, बड़ी बन रही हैं सिटीज़ और अच्छी ग्रोथ ले रही हैं। दो मैं चीज़ें बता ही चुका हूँ आपको, हॉलीडे और होली, वहाँ पे रेंटल रिटर्न बहुत अच्छी आई हैं आपको। तो सर यही सारे सुझाव हैं सर अल्टीमेटली। तो यहाँ अगर, क्योंकि आज जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर, एक सर कर्व आ चुका अब, ठीक है, अब ऐसे कर्व, ये ऐसा नहीं कि हर 2 साल में 3 साल में डबल होती रहेगी प्रॉपर्टी, वो हो चुका सर। अब जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो बहुत मिनिमल रहेगा, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोनेंशियल होगा कि बहुत ज़्यादा जंप ले जाएगा, पर डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे वो जंप लेना रह गया है, तो वहाँ इन्वेस्ट करना सर। जहाँ जंप लेना रह गया वहाँ जाएं और अपने इलाके से बाहर भी निकलें। ऑब्वियसली सर, क्योंकि बहुत मैं देखता हूँ लोगों से ना कि यार मुझे घर के पास तो देख लें प्रॉपर्टी, ऐसी जगह हो जहाँ 2 घंटे बाद चले आए भी प्रॉपर्टी देख लें, ठीक हो। सर वो वक्त चला गया, आज के रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दो जाके, आपको बिल्डर एग्रीमेंट है आपके हाथ में, सब चीज़ें आपके हाथ मजबूत हैं। इनफैक्ट मैं तो इसमें पेन एरिया बताऊँगा, बहुत अच्छी बात आपको सर ये इससे निकल कर आई कि मैं दोनों का पेन एरिया बताऊँगा इसके अंदर, कि आज डेवलपर के साथ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में डर लगा रहता है, जो अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ प्रोजेक्ट डिले हो गया ना सर, और प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब आप 3 साल का प्रोजेक्ट डिलीवर करना है आपने और प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट की आपकी जो टाइम एक्सपायरी डेट है वो क्रॉस हो गई, तो कस्टमर के पास रह रहा है जाके वो कम करने का पूरा हक है। उसके बाद कि मुझे MCLR प्लस 1% के साथ, MCLR प्लस 1% के साथ मैं रिफंड ले लूँ डेवलपर के साथ। अब उसके रेट बढ़े नहीं वहाँ पर, ठीक है, और उसके लेट से उन्होंने 5,000 रुपये स्क्वायर फीट चीज़ बेची है, 1,000-1,500 का इंटरेस्ट बैठ गया उसमें, ऐसे 50 कस्टमर पहुँच गए ना सर, वो डेवलपर खत्म हो जाता है सर। भाई डेवलपर कई बार ऐसा भी करता है कि आज एक ज़मीन ली, प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहाँ पे, उसका टोकन दिया, टोकन दे करके बाज़ार में कलेक्शन करनी शुरू कर दी, उस पैसे से फिर अगली ज़मीन ली, उसमें जा कर के 5% 10% टोकन दिया, फिर अगले प्रोजेक्ट में चला गया। तो ये जो एक दिन में एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के साथ था, सर मैं ही करेक्ट कर दूँ आपको सर, 10 साल पहले वाली कहानी होती थी, रेरा से पहले वाली, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। रेरा की स्टैंप लग गई अल्टीमेटली, आपके नक्शे सारे अप्रूव्ड है, एक एक चीज़
रेरा सारा पोस्टमार्टम कर देगा आपका, ठीक है। तो रेरा बेस्टेस्ट चीज़ हुई है और इंडस्ट्री के लिए, तो सारा पोस्टमार्टम कर देगा आपका एक एक चीज़ का। इससे क्या खराब डेवलपर बाहर हुए हैं? सर आपके एंटी बैरियर हो गया ना, फुली पेड अप लैंड होने, मतलब आप पैसा लेके एंटर कर रहे हो, टोकन से एंटर नहीं कर रहे हैं। अप्रूवल्स आपके पूरे होने चाहिए, एक एक चीज़, आपके बैंक अकाउंट हो गए, सारी चीज़ हो गई A to Z, और रेरा में अपलोड होगी साइट पे, उसके आपको रेरा नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जाके आपका एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा बैंक का, ठीक है। उसके बाद जाके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो कस्टमर को रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए। 100% सर। अच्छा, एक बात आप बताओ, मैं नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में सडन सर्ज देखा है हमने एक रियल एस्टेट में। हम देख रहे हैं कि मतलब कई बार इसको लोग ना इन्फ्लेशन बबल भी बोल रहे हैं। तो क्या नेचुरल मार्केट करेक्शन होगा, ये जो प्राइसेस अचानक पिछले कुछ समय में बढ़े हैं? सर अभी जहाँ पेमेंट प्लान आएंगे, पेमेंट प्लान आएंगे डिफरेंट तरीके के, वो पेमेंट प्लान देखने को मिलेंगे इस समय। करेक्शन तो कहीं नहीं दिखेगा सर आपको, इस समय पेमेंट प्लान मार्केट में आएंगे, वो छा जाएंगे। कोविड के बाद वापस रियल एस्टेट पिकअप करना शुरू किया, लोगों ने आपने बताया कि बाहर आना शुरू किया, दूसरा मकान लेने की कोशिश करी, सब थोड़ा बाहर आ रहे थे। उस समय आपकी ब्रोकिंग आर्म के अलावा यानी मैं आपकी अपनी कंपनी HNS आपने साथ में शुरू करी थी, होम एंड सोल, उसका क्या रहा? उसमें कुछ पिकअप आया? सर होम एंड सोल ने ना बहुत बुरा वक्त देखा, जो बुरा वक्त 16 के बाद चल रहा था वो सर, उसमें मैं भी उस नाव में सवार था। तो 21 तक सर वो बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त में थे, और उससे पहले हमने सिर्फ 10 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर करा था आउट ऑफ 50 लाख स्क्वायर फीट। सारे प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, मेरी वाइफ उसे बहुत मेहनत से हैंडल कर रही थी, पर डेफिनेटली एक कंधा चाहिए होता है इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे सर, होटल था, मॉल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो जो आखिरी बताऊँगा मैं आपको। तो क्या हुआ सर कि 3 साल पहले, मैं आपसे अप्रॉक्सीमेट 3 साल पहले सर मैंने वो हैड पहनी और मैंने उस पर बहुत मेहनत करी। मैंने अपनी लाइफ का डार्केस्ट ईयर ये 3 साल जिए होंगे सर। 50 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर करने के लिए? सर मैं बोलूँ 50 लाख तो सर ये बहुत बड़ा हाथी था मेरे लिए। बहुत सारी सिचुएशन थी, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, डिलेड होता है ना, तो सर रेरा और बहुत सारी चीज़ें होती है, रिफंड्स हो गए, परेशान करने कैंसिलेशन हो गए, रेरा एक्सपायर हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, बैंक हो गया, बैंक के लोन है, कस्टमर के लोन है। तो सर मैं जब एंटर कर रहा तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये पब्लिक का पैसा, प्रॉफिट तुम्हारा तब होगा जब डिलीवरी हो जाएगी इसकी, उससे पहले तुम्हारा पैसा नहीं है। 3 साल मैंने सर ब्लैक टी शर्ट पहनी होगी और ब्लू डेनिम पहना होगा, कोई ब्रांड या तो किसी ने गिफ्ट करा होगा या वो नकली पहना होगा। सर मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करी सर। टूर्स एंड ट्रैवल, हर एक चीज़, सारी लग्जरीज को सर किनारे कर दिया सर। तो लेज़र फोकस हो गया कि सर ये कस्टमर की डिलीवरी करनी है, इससे बाहर निकलना है टर्मोइल से, इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतनी मेहनत करी सर, इतनी सर 18 घंटे 16 घंटे डेली, सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप सर। लेबर के नाम तक याद हो गए, इतनी मेहनत करी। मैं इतना कहता हूँ इस 3 साल के अंदर मुझ सारा मेहनत किसी ने नहीं करी होगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। ये डंके की चोट बोल रहा हूँ सर। आप क्या लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट फंस भी सकता था? सर फंसे हुए सर, वो आज बैंकरप्ट हुए, कल बैंकरप्ट हुए, अभी इसको संभाल रहा है प्रोजेक्ट को, दूसरे को संभालना पड़ रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट काम है सर ये। आसान दिखता है दूर से, पर बहुत ही डिफिकल्ट है। जहाँ इन्वेंट्री आप बेच दो और ये एकदम चीज़ें, क्योंकि सर लीगल चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं सर इसमें, वो बहुत टर्मोइल हैंडल करने का। तो सर मैं ये झेलते ना सर, आखिरी में क्या हुआ सर, लास्ट ईयर आते आते सर हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। कभी ब्रेकडाउन हुआ? हाँ, मतलब सर मैं एक 6 दिसंबर की बात है, मेरे को जाना पड़ गया डॉक्टर के पास, अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ उन्हें मेरा दोस्त है गौरव कटियाल, वहाँ उसने 4-5 डॉक्टर से मिलवाया। उन्होंने तो भाई पूरे इतने सारे पर्चे बना दिए। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कभी देखी नहीं थी। तो सर वहाँ से निकल के सोच लिया सर कि इसको, ये जब मेरा सबसे बड़ा गोल था वो अचीव करना है, तो मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। सर जैन फेब मार्च सर मैंने बॉडी को तड़पा दिया। मैं सर 11 साल बहुत मेहनत करी। तो मैं, मेरे ट्रेनर और आपके ट्रेनर फॉर्चुनेटली सेम है, तो मैंने अजय सर को दिखाई फोटोग्राफ। मुझे 11 साल आपने वजन बहुत कट डाउन किया। हाँ, तो अब मैं वो सर वहाँ से बता रहा हूँ ना, वो कहाँ से। तो सर जहाँ लग जाती है ना बात, जबानी में शिकार है ना सर, जब अब हर्ट हो गए सर, दुम पे पैर रख दिया तो सर बहुत तेज़ दौड़ना है। तो सर मुझे ये बनना है। तो उन्होंने मुझे बोला सर इसमें तो 1 साल लगेगा, 11 साल पीछे पहुँचने में 1 साल लगेगा। ऐसा मेरे पे वक्त नहीं है, सिर्फ 3 महीने का टाइम है मेरे पास, ठीक है। 31 मार्च तक का फाइनेंशियल एंड तक मुझे चाहिए कि उसके नेक्स्ट 3 महीने मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। उससे पहले मुझे जीना है, ठीक है। उस ड्रीम को मेरे को जीना है। कह रहा बहुत मुश्किल है। मैंने कहा आसान काम बिल्कुल समझ में नहीं आते, आप बताओ करना क्या है। तो उन्होंने सर मुझे बोलते चले गए, मैंने कर दिया। उन्होंने सर इंद्रियों को वश में करना था, मुझे बहुत पहले से आता है सर वो करना। सर मैंने सर टेस्ट बेड ख़त्म कर दिया अपने, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत जिस्म तोड़ा सर अपना। सुबह वर्कआउट, रात को वर्कआउट, मिस कर दिया 3 बार वर्कआउट, खाना पीना छोड़ दिया सर। कुछ ही मतलब सोच लीजिए शुगर के एक दाना नहीं गया होगा पेट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में थी, मेरी दीदी के सुबह उनके हाथ की चाय, वो छोड़ना सबसे डिफिकल्ट काम था, वो भी छोड़ दी सर। ये दूसरा डिफिकल्ट काम था, उन्होंने कहा 8 घंटे सोना रिकवरी के लिए। सर वो काम भी करना पड़ गया मेरे को, मैंने वो भी कर दिया।
सर मैं 3 महीने उन्होंने टारगेट दिया, 7 दिन पहले आपके पॉडकास्ट बैठा हूँ सर, अचीव कर दिया टारगेट मैंने अपना। कितना वजन कम किया? 14 किलो कम करा सर। अच्छा। अब बहुत आसान काम था सर, उसको मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो सब सिर्फ 150 ग्राम पर डे करना था सर, वो बहुत ही आसान काम था। 150 ग्राम पर डे करना बहुत ही आसान काम था, मैंने कर डाला सर उस चीज़ को। और सर मैंने उनको आज सुबह जब मैं उनसे बोल के आया, मैंने कहा सर ये फुट दिखाई थी मैंने अचीव कर ली, बोले और नीचे मत जाना भाई, सब दुख जाओ यहाँ पे। तो सर ये अचीव करा। तो अब मैं इसके बाद आता हूँ सर, जहाँ मेरा दिल धड़कता है सर, ह्यूमन सोल का एक प्रोजेक्ट है बुलेवर्ड वॉक। सर इसके बारे में ना मैं नॉन स्टॉप 3 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। तो सर इसमें आपने अपना सब कुछ झोंक दिया है सर, इसमें सब कुछ क्या है, मैं इसकी ना शुरुआत ऐसे बताता हूँ कि हमारे मुराद में कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुंभा जोड़ा। अब सब मैं जा रहा हूँ ट्रैवल करने कि मैं किसी अच्छी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, जैसे बुर्ज खलीफा में जा रहा हूँ, तो वहाँ से कोई चीज़ चुरा ली, बता रहा हूँ चोर हूँ सर। तो महीना में सैंड गए, सिलावी में गए, वहाँ पे कोई चीज़ चुरा ली। थाईलैंड में एक सर सेंट्रल मॉल है, उसका हिल्टन लगा हुआ है, तो सर वहाँ घूम घूम के गाड़ी गई सर, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे थे मीतू भाई, तो उनके साथ घूम घूम के गया मैं गाड़ी में, और उसमें फिर मॉल में एंटर कर रहे हो, मल्टीपल कार पार्क बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा मीतू भाई कभी बनाए ऐसे करके, जब होता है कि बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे इस टाइप से। तो सर जब प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे होते तो सब चीज़ डाल दी उसके, सर ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। उसमें टाइम स्क्वायर के तो वहाँ LED दिखी बहुत अच्छी सी 3D वगैरह, तो वहाँ पर बोला कि ये भी डाल दो इसके अंदर, बड़ी बना देना, बड़ी टॉलेस्ट रेस्टोरेंट बना दो, कार पार्क बना दो 11 फ्लोर तक की, टॉलेस्ट होटल बना दो नॉर्थ इंडिया का, और ऐसा कर दो वैसा कर दो, बहुत कुछ। तो अभी आपका जो 5 स्टार होटल है वो टॉलेस्ट है नॉर्थ इंडिया? टॉलेस्ट नॉट, बट 32 फ्लोर का सर। तो अभी सर मैं वहाँ पहुँचा नहीं, मुझे पहुँचने दो वहाँ तक सर। यहाँ तो सर 3 मिनट मांगे सर आपसे, मैं जल्दी खत्म कर दूँ प्रॉफिट। अब सब ये सब चीज़ें हो गई, तो मैं जब कर रहा था तो मेरे दोस्त थे गौरव माथुर, मेरे 2 पढ़े लिखे दोस्त हैं, दोनों फॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, दोनों मेरे साथी हैं, मेरे को हेल्प करते हैं सारी कंपनी हैंडल करने में। तो वो मेरे को निकल के बोलता है कि भाई साहब हाई स्ट्रीट बनाओ, आप ही कहते हो शादी नहीं करनी, प्रॉपर्टी बेचो और निकलो, काटो और निकलो। मैंने कहा भाई अब देख, औकात के हिसाब से देता है भगवान, ड्रीम आया है तो करूँगा पूरा, इसी में आ रहा है, यहीं से वाइब आ रही है सर। वाइब आती है ना सर, पिच पे देख के किसी भी, अगर बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, तो उसे पिच पे देख के वाइब आएगी, बाउंस लेगी नहीं लेगी। मैंने कहा यहाँ ये बनना चाहिए, जस्टिस होगी यहाँ की, ये बनाऊँगा यहाँ पर। कह रहा है ये मत बनाओ, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत फंड चाहिए होंगे। तो मैंने टॉस कर लेते हैं, तो टॉस करी, मैं जीत गया। मैं देखो तो भगवान चीख के कह रहे हैं तुझे बनाना चाहिए, मैं तो ये बनेगा यहाँ पर। सर मैंने ना उसमें सब कुछ झोंक डाला सर, मैंने अपने आप को जला डाला उसके अंदर सर। उसके अंदर मैं ये बोलता हूँ सर, उसके अंदर ना सीमेंट के साथ ना पानी लगा, मेरा खून लगा हुआ सर उसके अंदर। और ये जो मुझे जानता हो ना इस बात पे बोलेगा सर, मैं दिन रात मेहनत करी उसके लिए। और सर मेरे को छोटा काम मिलता था ना क्रॉस इंडिया, कहीं पर भी कुछ भी ट्रैवल, कुछ भी बेचना, कुछ भी करना है सर, मैं उस काम जरूर करता रहा कि मुझे इसे सींचना है इसको। और सर अभी मैं आपको ये बताऊं सर, वो इतना सुंदर निकल गया है सर, ताजमहल को बनने में सर 22 साल लगे थे, 50% कम टाइम में सर ताजमहल बना दिया सर, इतना सुंदर बनाया सर उसको। क्या लोकेशन है इसकी? लोकेशन समझाइए सर। नोएडा एक्सटेंशन। क्या एडवांटेज है लोकेशन की? सर वो एडवांटेज वगैरह सब दुनिया जानती है, मैं तो बताऊँ सर कि जब वो अगले 3 महीने खुलने वाला है तो दुनिया देखेगी सर उसको कि क्या बनाया, क्या तराशा है इसको सर, इतनी मेहनत से। 2-3 कारण बताओ दुनिया क्यों देखेगी सर। टॉलेस्ट रेस्टोरेंट बना दिया, टॉलेस्ट ब्रूअरी बना दी, वहाँ पे बिगेस्ट LED वॉल लगी हुई है वहाँ पर, आप देखिए आगे आज प्रेजेंट। और 3 महीने खुलने वाला है सर, 3 महीने में आपको शॉपिंग करा रहा हूँ सर मैं आपको वहाँ पर। और वहाँ बहुत बड़ा ब्रांड है सर, एक कारफोर करके ब्रांड है सर। मैं जब दुबई में जाता रहा सर्विस अपार्टमेंट रहता, हाँ कारफोर, तो वहाँ जाता रहा शॉपिंग वॉपिंग करने, तो सर वो ये इंडिया का लेवल 1+1 डीमार्ट है सर। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, ये दुनिया करेगी कंपैरिजन चीज़ का, पर ये है ज़रूर कि वो इंडिया का पहला स्टोर यहाँ से खोल रहे हैं सर। बड़ी कंपनी है बहुत सर, यूरोप में बहुत हैं, दुबई वगैरह में हर जगह दिख जाएंगे आपको, पर इंडिया का पहला स्टोर सर वहाँ से शुरुआत होगी सर। मैन्युफैक्चरिंग है सर, मैन्युफैक्चरिंग है सर। और सर बधाई हो आपको यार, ब्यूटीफुल मॉल बनाया सर, अल्टीमेट मॉल बनाया, अल्टीमेट होटल। अभी लेगा टाइम लेगा थोड़ा सा सर। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड बताऊं सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अपना जी, बहुत सुंदर रिपोर्ट कार्ड है सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत में सर, इतनी मेहनत करने का जो रिपोर्ट कार्ड भगवान ने दिया ना, बहुत अच्छा दिया सर। एक हमारा 400 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था हॉल्ट एक्सप्रेस, वो CC आ गया सर उसका इस फाइनेंशियल ईयर में। एक सर हमारा PSC करके बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, जिसमें हर अपार्टमेंट पूल है, पहला प्रोजेक्ट है वो इंडिया का, हर अपार्टमेंट पूल है, हर अपार्टमेंट में पूल। एक हमारा सर प्रोजेक्ट जो बुलेवर्ड वॉक जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसके ऑफिस टावर का CC अप्लाइड है, मॉल का CC आ गया सर। इसके बाद सर हमारा एक और प्रोजेक्ट है फैशन रेसिडेंसेस करके यमुना एक्सप्रेस वे, उसके 3 टावर से B और C टावर का हमने CC अप्लाई कर दिया। उसके बाद सर एक और प्रोजेक्ट है हमारा PSC नोएडा करके, उसका CC अप्लाइड है। उसके बाद अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स हैं,
गोवा, अयोध्या, ऋषिकेश, उनका रेरा आ चुका है हमारे हाथ में। तो ये 1 साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का सर रिपोर्ट कार्ड है मेरा सर ये। वेरी गुड, बधाई हो, बहुत बधाई तो हो। ये आपका रिपोर्ट कार्ड ना बहुत रेयरस दिखेगा सर, छोटे प्रोजेक्ट से पर बहुत मेहनत लगती है सर। सर सीसी क्या होता है हमारे धंधे के अंदर ना सर, वो एक स्टैंपिंग होती है, तुम बस निकल गए यार। नदी पार कर गए। एक ही बात बोलता हूँ सर मैं टीम से भी ना सर, जब अंत में ना कहानी बनना हो ना, तो सर पढ़ने वाले को मज़ा जरूर आना चाहिए। ऐसी कहानी बनो, इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत के साथ करो कोई काम भी, पढ़ने वाला मज़ा जरूर आए। और सर जब मैं आपके पॉडकास्ट पे आ रहा था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस के लिए इधर 2 चीज़ें जरूर पूछता हूँ अपने आप से, कि ये शीशे में खड़े हो गए, कि ये सामने जो इंसान खड़ा है इसे फॉलो करना चाहिए। अगर आंसर है येस, और दूसरा पूछता हूँ तो अपने आप पे प्राउड फील करता है, आंसर है येस, तो सर मैं दुनिया जीत लेता हूँ उस टाइम पर। तो मैं वो दोनों क्वेश्चन पूछ के आया था, मुझे आंसर मिल गए थे सर। ये जो टॉलेस्ट आपने होटल बनाया है इधर, इसका आप कह रहे हो थोड़ा टाइम में डिलीवरी होएगा? सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, इसके लिए ना आप मानो कि किडनी तक को काम पे लगा रखा है, तो आप समझे कि पहले ये होगा डिलीवर, उसके बाद सर उस पर आना पड़ेगा। अब एम्बिशियस प्रोजेक्ट होते हैं ना सर, अल्टीमेटली तो खून बहुत पीते हैं सर। मान लो किसी को होटल अगर खोलना हो तो 4 स्टार खोलना ज़्यादा बेटर रहता है आरओआई वाइज, या 5 स्टार, या बजट स्टैंडअलोन होटल्स, या ब्रांड के साथ होटल्स? इसको थोड़ा, अब आपने इतने दिन में इस पर काम किया है, एक थोड़ा एनालिसिस अगर 2-3 पॉइंट का दे सकें, किसी को 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, क्या होटल पे आरओआई अच्छा आता है? सर एक्चुअली क्या है कि इसके साथ ना अगर आप रियल एस्टेट ऐड कर दोगे ना, तो आरओआई बहुत अच्छा है सर आपका। रियल एस्टेट क्या है सर कि बहुत सारी होटल चेन्स हैं आज की डेट में, जो कि आपको ना परमिशन दे देती है सर्विस करने की। तो होटल क्या है, एक सर्टेन फ्लोर तक आप होटल फिट कर दो, उसके बाद सर्विस फ्लोर डालो, आप उसमें सर्विस रेसिडेंसी डाल दो उसके अंदर, तो सेम होटल के साथ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब 5 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है आपकी, आप किस लोकेशन में बना रहे हो। अब सर वो लोकेशन सब्जी मंडी है, तो डेफिनेटली मैं आपको 5 स्टार होटल बनाने के लिए नहीं बोलूँगा वहाँ पर। वो लोकेशन जो है सर, वो वसंत विहार है फॉर एग्जाम्पल, या कोई प्रीमियम लोकेशन है, वहाँ मैं बोलूँगा आपसे कि यहाँ पर आपको 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी बनानी चाहिए। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर सर। वो रियल एस्टेट जब ऐड ऑन कर दोगे इस चीज़ के अंदर कि आपने होटल हो गया और सर्विस बाय हो गया, स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट हो गया, रेसिडेंसीज हो गए, तो उससे क्या होगा, जो उन्हें सेल करने के बाद आपका आरओआई बेटर आ जाएगा। उससे आप होटल आराम से बनाते हो, होटल आप बिल्डिंग करते हो, बनाते कैश फ्लो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हाँ सर डेफिनेटली आप वो सेल करते थे ना। आपने होटल 1 लाख स्क्वायर फीट, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आपको अपना हो गया, 3 लाख 4 लाख स्क्वायर फीट बना के भेज दिया। अरे मेरा क्वेश्चन है, आपको 20 साल हो गए, अगर अपने 20 साल के जो आपने एज ए ब्रोकर, एज ए लीडर इस इंडस्ट्री में लीड किया है, उसका अगर शुद्ध देसी घी, उसका निचोड़ देना हो आपने, जितने भी ब्रोकर्स देख रहे हैं या जिसने भी देखा है, वो अपने किसी रिश्तेदार ब्रोकर, अपने दोस्त ब्रोकर को ये वीडियो शेयर करे, क्या होना चाहिए? मैं 3 चीज़ें मांग रहा हूँ आपसे, मुझे 20 साल में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्रोकर के लिए क्या है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे तो उसका गेम चेंज हो जाए, वो फेल ना हो जाए। सर इतनी शानदार निचोड़ बताऊंगा आपको। पहला निचोड़ है सर, लाइफ में कुएं के मेंढक मत बनो, बाहर निकल के खेलो। बाहर निकल के खेलो मतलब? सर आज क्या होता है, सीमित कर लेते हैं अपने आप को, जहाँ बैठे ना उसके आसपास इर्द गिर्द खेलेंगे, आज घर डिनर भी घर पे पहुंच के करना है। अरे बाहर खेलो सर, पूरा जहाँ रियल एस्टेट है वहाँ जाओ, ट्रैवल करो, इतना कुछ है, तुमने सीख लिया है, तुम मंडी बैठे तुम सीख चुके हो। आज तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम आप iPhone 17 हो, तो वहाँ पर आज पेजर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तुम्हारी जो सीखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। जहाँ ग्रोथ आ रही है वहाँ जाओ, वहाँ ग्रोथ आ रही है, कहीं भी आ रही है सर, जहाँ भी रियल एस्टेट है, जहाँ आप सीख चुके हो सर, अल्टीमेटली इनकैश करो ना, एक्सपीरियंस हमारे पास। ठीक है, बाहर निकलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, रिस्पेक्ट। आप अपनी कस्टमर इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हो, उसे वेट मत कराओ, उसकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो और जितनी इज्जत कर सकते हो वो बहुत अच्छी है। वहाँ कस्टमर आपको भगवान है, उसे इतनी इज्जत देनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। सर हमारे धंधे में ना सर, क्रेडिबिलिटी में बोलता हूँ, चेक बाउंस होना नहीं है कि चेक बाउंस हो गया। सर फ़ोन ना उठाना, फ़ोन का रिप्लाई नहीं करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है मेरे हिसाब से इंसान की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ सर। अरे भाई 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, मैं डेवलपर्स के लिए बात करना चाहता हूँ। अब आप ब्रोकर भी रह चुके हैं, डेवलपर भी रह चुके हैं, कॉन्ग्लोमरेट आपने अपने आप में भारत के अंदर बिल्ड किया, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर कोई नया डेवलपर है, छोटा बिजनेस कर रहा है, 20, 50, 100, 200, 500 करोड़ पे जाना चाहता है, प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा है, अगर आप मुझे 20 साल का निचोड़ दे दो डेवलपर को, किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? भाई किसी ना किसी डेवलपर को जरूर शेयर कर रहे होगे आप ये वीडियो, हर डेवलपर को काम आ जाए 3 चीज़ों का निचोड़, ऐसा 3 पॉइंट में फेल ना हो आदमी, वो ये 3 चीज़ें पकड़ ले, नैया पार हो जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमली पेमेंट सर। जो कमिटमेंट्स करी हुई है ना सर, अल्टीमेटली ओवर कमिट मत करो। जो टाइमली कमिटमेंट है आपकी, टाइमली पेमेंट्स की कमिटमेंट्स हैं, वो फुलफिल करो, चाहे वो वेंडर्स को हो, चाहे वो ब्रोकर्स को। सब ब्रोकर पहले नहीं होता है, पहला एक ब्रोकर इंसान होता है जो लाके कनेक्ट करता है कस्टमर को टू डेवलपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका होता है सर।
ठीक है, वो लाके जो उसके पास उसका एसेट तो कस्टमर है ना सर, वो उसके पास लेके आ रहा है, जो उसके पास ये भी है कहीं और भी लेके जाता है, तो वो लाके आपसे मिलवा रहा है, ट्रस्ट है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होना है ब्रोकर होना चाहिए, टाइमली पेमेंट सर उसकी, वेंडर्स की आपकी जो भी वेंडर आपके कनेक्ट हो रहे हैं, जो कमिटमेंट आप कर रहे हो जिससे भी कर रहे हो सर उसको कंप्लीट करना। तीसरा, अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना सर उसको, तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना, साहब मेरे से ये गलती होगी, 6 महीने बाद कर दूंगा, साल बाद कर दूंगा, बचना नहीं है उससे। तो आंखों में आंखें डाल के फेस करना। सर प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उसे फेस करना होता है। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन छुपा होता है। सर कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता आज की डेट में कि मैं आज बर्बाद करने निकला हूँ किसी को, तो उसको फेस कर लो, उसको सॉल्यूशन दे दो सर, और उसको ढंग से बात कर लो, उसे रिस्पेक्ट दे दो, उसे आंसर दे दो उसकी क्वेरी का, सर वो जिंदगी भर आपका है। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। ये सब के सब डेवलपर जो सुन रहे हैं या आप जो शेयर कर रहे हैं अपने डेवलपर सर्कल्स में, जो भी आदमी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट रियल एस्टेट में काम कर, बहुत वैल्यूएबल, थैंक यू हनी भाई। बहुत रियल एस्टेट में एक एरिया है जो बिल्डअप बहुत अच्छा हो रहा था, पर उसमें कुछ गड़बड़े भी हुई हैं। सच बात करूँगा, फिर साफ बात करूँगा और सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ। ढोलेरा का जो ड्रीम बिल्ड हुआ था बहुत अच्छा बिल्ड हुआ, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, पर अभी मैं महसूस करता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ लोग भी आ गए हैं। आपका ढोलेरा को लेके एक्सपीरियंस क्या है, और अगर हमारे को कुछ अगर लोगों को एडवाइस देनी है तो क्या 2-3 एडवाइस का ध्यान रखें ढोलेरा में जाने से पहले? सर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी एडवाइस दे चुका हूँ। सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है सर, रेरा अप्रूव्ड हो प्रोजेक्ट आपका, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अल्टीमेटली जो है रेरा देगा इस चीज़ को, आपके पैसे की जिम्मेदारी वहाँ पर है। दूसरी सर बैंक लोन हो वहाँ पर, रेरा अप्रूव्ड है तो बैंक लोन मिलेगा, तो सिंपल सी बात है सर। सर ये 2 पैरामीटर मैच कर जाए, कहीं प्रॉपर्टी ले लो आप। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई पहली चीज़ आपको लीगल टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको बैंक लोन मिल रहा है। दूसरा, प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा सब चीज़ों को काट छांट के अब बाहर कर दे, पैसा रिस्क में जाएगा। जो भी इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे डेवलपर्स निकल जाएंगे इसके अंदर इस चीज़ से बाहर, और निकल के जाएंगे, वो एफर्ट डालेंगे रेरा अप्रूव कराने की उसको, बस। नीट एंड क्लीन आंसर, फैंटास्टिक। ये आप शेयर करिए, जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। कंटेंट पे इस समय सारा का सारा टाइम शेयर और माइंड शेयर कैप्चर किया हुआ है ईरान वॉर में। ईरान दुबई पे लगातार अटैक कर रहा है, दुबई रिटेलिएट नहीं कर रहा। अबू धाबी पे अटैक कर रहा, अबू धाबी रिटेलिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ड्रीम्स पे बिल्ड थे हनी भाई, और ये चाहते नहीं है कि लोगों को ये मैसेज देना, अगर ये लड़ने में आ गए वापस और किसी तरह भिड़ गए और यूएस को ज़्यादा जगह दे दी, ओपन में आ गए, तो बचा कुचा सपना भी टूट जाएगा। तो बचे कुछ सपने को बचाने के लिए बहुत पेशेंस के साथ चुपचाप बैठे हैं कि नहीं अपन वापस उठेंगे। 40% से ज़्यादा इस समय मार्केट टूट चुकी है। जितना फंड हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है आज वो प्रॉपर्टी। तो इस समय प्रॉपर्टी की सप्लाई मुझे लगता है बैंक खोलते ही बिल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में बिकने के लिए, मुझे लगता है और प्राइसेस नीचे जाएंगे। आपको इस समय दुबई कैसा दिख रहा है? सर बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। देखो सर, ये है ना साइज टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं सर। आप 10 साल बाद ये तो नहीं कह रहे वॉर चल रही 10 साल तक, यहाँ कह रहे हो आप, ठीक है। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं, अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर नहीं पहुंचेगी प्रॉपर्टी सर। इस समय बेस्ट है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, बेस्ट है कि आप भैया 2 डे मिल रही है आपको जी, आपको वही प्राइस मिल रहा है जिस समय कोविड के आसपास चल रहा था। तो बेस्ट है सर इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ भी चीज़ जो है ना टेम्पररी हो ना सर, उसको आप भूल जाओ सर बहुत जल्दी। लोग साल बाद बात भी नहीं करेंगे, 6 महीने बाद बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। आपको लगता है साल भर में दुबई बिल्डअप हो जाएगा? सर 1000% सर। मतलब ये है कि ये बहुत ही जो करंट सिनेरियो है सर, इससे हर एक चीज़ इफेक्टेड है, वो कंट्रीज भी इफेक्टेड है। कोई नहीं चाहता सर ये सब कि परमानेंट चलती रहे ये चीज़ें, क्योंकि हर बंदा आज तो हम भी इफेक्ट होने वाले हैं सब चीज़ों से। भाई लोगों, रियल एस्टेट में राइट मूव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पलक झपकते ही गेम से आप बाहर हो जाते हो। एकदम रियलिटी चेक जरूरी था। आज जो हमने बातें करी वो बाहरी बातें नहीं करी, रियल बातें करी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप पाँव जमाना चाहते हैं, कोई और आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाना है, कॉन्टैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज को कैसे मल्टीप्लाई करना है, राइट प्रोडक्ट राइट इन्वेस्टर कैसे चुनना है, ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार किया जाता है रियल एस्टेट में, ब्रोकर की बात करी, इन्वेस्टर की बात करी, कस्टमर की बात करी, हमने डेवलपर की बात करी, हमने रेरा की बात करी। हनी भाई आपने ये हमेशा किया है, इसी तरह राइट मूव आप लेते रहे हैं, लोगों को सिखाते रहे हैं। उम्मीद है आप आगे भी ऐसा करते रहे। ये पॉडकास्ट मैं कई दफ़ा कह रहा हूँ, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में हर काम के आदमी पर पहुंच जाना चाहिए अपने आप खुद भेजेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा हो, दोबारा देखिए, बहुत बड़ी लर्निंग्स है। 20 साल का निचोड़ लगभग 1 घंटे के अंदर आपको मिला है, बहुत वैल्यूएबल था। हनी भाई आप हमारे यहाँ शो में आए, लोगों से आपने अपनी इंसाइट शेयर करी। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दोबारा हाथ जोड़ के धन्यवाद।